गुड आफ्टरनून एवरीवन। टॉपर स्टॉक की एक जो सीरीज चल रही है हमारी, है ना, उसी सीरीज में आपके सामने आज हैं पूजा मीना जी, जिनकी 467वीं रैंक आई है। और बस अभी आवाज़ बढ़ जाएगी आपको। और मैं एक छोटा सा परिचय दूंगा अभी इनके बारे में, और आप जब ये खुद अपनी यात्रा आपसे शेयर करेंगी तो काफ़ी कुछ आपके लिए सीखने के लिए, मोटिवेशन के लिए इसमें बहुत कुछ है। मैं खुद भी सरप्राइज था जब मैं अभी बात कर रहा था पूजा से, है ना, इच्छा शक्ति और समर्पण को देखकर, है ना। सबसे पहले तो पूजा का स्वागत करें हम लोग अपने मंच पे एक बार, है ना। पूजा थैंक यू। जो सबसे मज़ेदार बात है पूजा की पूरी जर्नी में, वो आपसे शेयर करेंगे, बट मैं बहुत सरप्राइज था अभी इस बात को जान करके कि ये पूजा का 6ठा प्रयास था जिसमें सिलेक्शन हुआ है, और इसके पहले 5 प्रयास में पूजा का प्रीलिम्स नहीं हुआ था। सुन पा रहे हैं ना आप लोग ठीक से? इसके पहले 5 प्रयास में पूजा का प्रीलिम्स नहीं हुआ था, यानी 6ठे प्रयास में पीटी निकला और एक प्रॉपर रैंक और आईएएस में सिलेक्शन। अपने आप में एक अद्भुत बात है। जब हम लोग अक्सर बातचीत करते रहते हैं कि भाई आप इस पूरी तैयारी में पीटी, मेंस, इंटरव्यू, सबकी अपनी अहमियत है, बट यदि मेंस पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और आपको एक भी मौका मिला तो आप सीधे टारगेट को हिट। ये बात तब बहुत ज़्यादा मायने रखती है जब कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, और बहुत सारे छात्र उस रिजल्ट से निराश भी हैं इस बात को लेकर। तो जो भी छात्र निराश हैं, देखो, जिनको दुख है, कोई अलग से कोई भी ऐसी शक्ति नहीं कि उनके दुख को कम कर सकती है। जब हमें तकलीफ होती है तो हम उसे झेलते हैं, जब हम उसे खुशी मिलती है तो हम उसे शेयर करते हैं, उसे हम बांटते हैं, कोई कम नहीं कर सकती है। तो मैं भी उनमें से नहीं हूं कि मैं सिंपैथी वाली बात करूं, ठीक है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी प्लानिंग नहीं रही होगी, या आप प्लानिंग रही होगी, आप वहां जाके सरप्राइज हो गए होंगे। बट एक चीज़ ज़रूर आपको मोटिवेट कर सकती है, वो है पूजा का ये एफर्ट जो हमने बताया आपको, कि लगातार 5 प्रयास में प्रीलिम्स का ना होना और फिर क्वालिफाई करना। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन उन सब छात्रों के लिए भी जो अभी बहुत निराश बैठे हुए। कभी भी आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें अपने गोल पे समर्पित रहना चाहिए। दूसरा, ये पेशेंस और समर्पण का भी अद्भुत समन्वय है, अद्भुत एग्जाम्पल है। आप सोचो कि कैसे कोई स्टूडेंट मोटिवेशन लेवल को बनाकर रख रहा है जब 5 प्रयास में उसके प्रीलिम्स नहीं हो रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? सोचो, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं भी चाहूंगा, और आप पूजा कुछ शेयर करेंगे आपसे, और आप भी चाहेंगे, जरूर पूछेंगे आप सवाल। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन वर्षों में इन्होंने अपना मोटिवेशन लेवल कैसे बनाए रखा, और एक ही मौका मिला तो तीर ऐसे एकदम टारगेट पे, मछली की आंख पे हिट, कि दोबारा फिर कोई इंप्रूवमेंट देने की जरूरत। ठीक है, तो शुरू में पूजा आपसे अनुभव को शेयर करेंगी, जो यात्रा है उस दौर में आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को आप सुनिएगा, और फिर आपके जो क्वेरी होंगी आप पूजा से बातचीत। जो अलग अलग टॉपर्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, कभी हमें पता नहीं होता कि कौन कितना स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। तो आप जिस दौर से गुजर रहे होते हैं, बहुत कुछ आपके लिए सीखने के लिए होता है अलग अलग टॉपर्स के टॉक से, ठीक है। प्लीज पूजा आप शेयर करिए, है ना। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मीना है, और मैंने जैसा भी सर ने बताया कि यूपीएससी सीएससी 2022 में 467वीं रैंक हासिल की है। मेरा थैंक यू ये मेरा 6ठा अटैम्प्ट था और मेरा हिंदी मीडियम रहा है, और मैं आप ही के जैसे
मतलब इसी ऐसी भीड़ में बैठी हुई होती थी, टॉपर्स को सुन रही होती थी। आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी जर्नी बताऊं, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मेरी क्या गलतियां रही, क्या कमियां रही। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगी। मैं आपको जो भी कुछ क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें। आप बेफिक्र होकर मुझसे अपनी पूरी जर्नी के बारे में पूछ सकते हैं। पहले मैं बताती हूँ कि मैंने प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी रखी, मेंस में मैंने क्या किया। तो हम पहले प्रीलिम्स के बारे में देखते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग के पहले दूसरे अटैम्प्ट में मेरा जीएस कुछ पॉइंट से रह रहा होता था। तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ तो बहुत अच्छे से रही हूँ, हर बार क्या हो रहा है, मतलब सेल्फ डाउट क्रिएट होता था कि इस बार भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं कुछ नहीं, एक दो दिन थोड़ा शांत रहती थी, फिर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अपनी गलतियों को पूरा का पूरा समराइज़ करके या तो किसी एक पेज पे लिख लिया या एक डायरी में लिख लिया। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि कई आप लोगों यहाँ बैठे हुए हैं, कई लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा, तो हताश ना हो। एक डायरी में या एक पेपर में अपनी जर्नी लिखें कि मैंने क्या किया, मुझसे क्या गलतियाँ हुई, फिर उनको लिखकर एनालाइज करें कि मुझे कहाँ और क्या करने की ज़रूरत है। उसके बाद के अटैम्प्ट्स में मैं आपको बताऊँ तो मेरा तीसरा, चौथा और जो पांचवा अटैम्प्ट था उसमें मेरा सी सेट नहीं हुआ था। तो यहाँ बात सिर्फ जीएस की नहीं होगी, यहाँ बात होगी सी सेट की भी, क्योंकि सी सेट भी अब उतना इम्पॉर्टेंट हो गया है जितना जीएस है। तो हम जीएस और सी सेट दोनों पे बात करेंगे। तो पहले मैं बताती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए या यूपीएससी की पूरी जो जर्नी है उसमें 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। पहला सिलेबस, दूसरा आपका कंटेंट, तीसरा पीवाईक्यूज, तीसरा टेस्ट और चौथा करंट अफेयर्स। तो सिलेबस के बारे में जो हमें सभी को पता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस फिर भी दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन वो अपने आप में बहुत वास्ट होता है। तो हमें उसे एनालाइज करना है कि इसमें क्या पढ़ना है और रिसोर्सेज के पीछे इतना ना भागे। हाँ, लास्ट में मैं बताऊंगी कि मेरे रिसोर्सेज क्या रहे। तो फर्स्टली मैं रिसोर्सेज बताती हूँ कि कैसे मैंने पढ़ा। जैसे सपोज़ मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो मैं पहले क्या करती थी कि मैंने हिस्ट्री का सिलेबस देखा कि हिस्ट्री में एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। तो पहले मैंने उसका सिलेबस देखा। अब मेरा काम है कि मैं कंटेंट देखूं। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के नाते ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये वाला रिसोर्सेज पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े, अरे ये वाला तो बहुत अच्छा कंटेंट है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले ही पढ़ते होंगे। तो ऐसा कुछ मत कीजिए। सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, अपना कंफर्ट जोन होता है। किसी को दृष्टि का मटेरियल बहुत अच्छा लगता है, किसी को शायद विजन का मटेरियल बहुत अच्छा लगता होगा। तो रिसोर्सेज के पीछे इतना ना भागें और अपना रिसोर्स एकदम लिमिटेड और क्रिस्प रखें। तो हिस्ट्री में जहाँ तक मैंने जो पढ़ा 6 to 12 की जो एनसीईआरटीज़ होती है आप वही रखें, उन्हें बार बार पढ़ें। और पढ़ने के बाद मैं सबसे कहूँगी कि जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चंस, उसमें 1979 से 2023 तक की आपके सारे पीवाईक्यूज़ आपको देखने हैं। सब्जेक्ट वाइज देखिए कि जैसे पहले हमने क्या किया, हमने कंटेंट इकट्ठा किया। कंटेंट इकट्ठा करने के बाद 1979 से लेके अब तक के जितने पीवाईक्यूज़ हैं उसको सेगमेंट में बांटिए कि पहले मैं एंशिएंट के पीवाईक्यूज़ पढ़ूंगा। तो पीवाईक्यूज़ पढ़ने से ना सिर्फ हमें पता चलेगा कि यूपीएससी क्या चाहती है, हमें पीवाईक्यूज़ पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत होता था कि एक हफ्ते हिस्ट्री पढ़ा, दूसरे हफ्ते ज्योग्राफी पढ़ने जा रही हूँ, तो ऐसा लगता था यार पूरा हिस्ट्री भूल गई मैं तो, क्योंकि अब ज्योग्राफी पढ़ने जा रही हूँ। तो पीवाईक्यूज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन फॉर्म में अपने आप को थॉट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब आप पीवाईक्यूज़ देखेंगे एंशिएंट का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप ये पाएंगे कि यूपीएससी का एक कोर एरिया होता है, एक थीम होती है, वो आपको भटकाना नहीं चाहती है, वो आपको बता रही है सीधे सीधे कि आप इस एरिया को एनालिटिकल वे में पढ़े। जैसे मौर्य पूछेगी, तो आप जब मौर्य का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने पीवाईक्यू में क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा था, ना कि लाइन टू लाइन सारा पढ़ना है। पहली बार में हमें लाइन टू लाइन सारा पढ़ना है, लेकिन जब हम दूसरा या तीसरा रिविजन करेंगे तो हम बैक ऑफ द माइंड ये याद रखेंगे कि हमने पीवाईक्यू में क्या पढ़ा था। और ये याद रखें कि 13 से 2023 तक के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसमें एक पैटर्न सेट करती है यूपीएससी अपना कि वो आपसे क्या चाह रही है। तो पीवाईक्यूज़ को प्लीज़, पीवाईक्यूज़ की जो बुक आती है 1979 से, किसी भी पब्लिकेशन की आप ले लीजिए, उसे कीजिए। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के नाते जो मैंने सबसे ज़्यादा फील किया और जो मेरे प्रीलिम्स में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था वो यही था कि हम पीवाईक्यूज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, उन्हें डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत है
कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट हमें कितने करने चाहिए और कब करने चाहिए। तो जैसे अभी टाइम है, जून चल रहा है, तो जून से लेके दिसंबर तक हम हमारी जो स्ट्रेटजी है वो प्रीलिम्स कम मेंस रखेंगे, कि हम प्रीलिम्स का भी थोड़ा पढ़ते रहेंगे, हम थोड़ा मेंस का भी पढ़ते रहेंगे। तो टेस्ट मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके एमसीक्यूज़ बहुत वीक हैं, तो आपके रोज़ के आप 10 एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, और साथ में जो आप सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ देख रहे हैं वो पीवाईक्यूज़ कर सकते हैं। और मेंस का वो वाला पार्ट आपको पढ़ लेना चाहिए अभी, जो सिर्फ मेंस के लिए होता है। जैसे GS1 में वो हम मेंस के स्ट्रेटजी में आएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हमें प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ देखने हैं। प्रीलिम्स के जो टेस्ट, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज़ उठा लें, उसके 10 या 15 टेस्ट क्वेश्चंस कर लें। और CSET को बिल्कुल भी लीनियंट ना लें, CSET को 45 मिनट्स रोज़ के करने चाहिए। आप अभी से करें। आप एक दिन ऐसा कर सकते हैं कि पैसेजेस कर सकते हैं, एक दिन आप रीजनिंग या मैथमेटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस करने की जो हैबिट रहेगी वो आपको लास्ट तक भी बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेती हूँ कि मैंने क्या तैयार किया था, क्योंकि ये मेरा पहला टॉपर स्टॉक है, तो मैं एक बार देख लूँ कि मैं कौन से टॉपिक पे आपको बताना चाहूँगी। हाँ, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम टेस्ट पेपर्स तो कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट पेपर करने के बाद जब सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारे उसी के बहुत बल्कि नोट्स हो जाते हैं कि अरे इसको भी लिखना है, इसको लिखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम टेस्ट पेपर्स कैसे करें। तो सपोज़ करें कि हमने सेक्शनल उठाया या फुल लेंथ उठाया, तो हम सेक्शनल पे देखते हैं कि हमने पॉलिटी का टेस्ट किया, सबसे इजी होता है और पहला वही होता है, तो हमने वो कर लिया। अब हमारी क्या गलती होती है कि हम उसको लाइन टू लाइन पूरा जो पेपर है उसको करते हैं, फिर उसके नोट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। आप पेपर उठाइए, आप ये देखिए कि आपके कितने गलत हुए, पहले उन गलत वाले को फोकस कीजिए और ये देखिए कि आपका क्यों गलत हुआ। तो पेपर है, उस पेपर में आप लिख लीजिए कि मेरा ये शायद कुछ सिली मिस्टेक थी, तो वहाँ लिख लीजिए। खुद को ही बोलिए कि ये अगली बार से नहीं होगा, और उसी पेपर पे लिखिए कि ये मेरी बहुत सिली मिस्टेक थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और अगर कुछ ऐसा है जो बेसिक था, एकदम स्टैटिक था और आपको नहीं आ रहा था, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, जैसे पार्लियामेंट्री का कोई आर्टिकल आ गया, तो आपको उसको वही लिख लेना है कि मैं इसको हमेशा भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, तो मैं अगली बार इसे नहीं भूलूंगा। और फिर उसके बाद हुआ गलत के जो हैं, पहले 30 to 35 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में गलत होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसी के नोट्स बनाएं। अगर यहाँ सफिशिएंट स्पेस नहीं हो रहा है तो उसके नोट्स बनाएं। जो आपके सही हो रहे हैं, आप मान लीजिए वो आपके एग्ज़ाम में भी सही होंगे, तो उनके नोट्स मत बनाइए। फास्टली आप ग्रुप बनाइए, 1 का बनाइए, 2 का बनाइए, या आपको अकेले पढ़ना है तो आप अकेले पढ़िए। लेकिन जो टेस्ट पेपर्स करने का तरीका है, उसको लाइन टू लाइन उसके नोट्स मत बनाइए। जो गलत हो रहे हैं उसके 1-2 कुछ स्क्रिप्ट्स बना लीजिए, और पहली बार में तो नोट्स कभी बनाने ही नहीं चाहिए, कि आप उसको पढ़ लीजिए। फिर जब दूसरी तीसरी बार में देखेंगे तो आप देखिए कि आप क्या भूल रहे हैं, क्योंकि हम पहली या दूसरी तीसरी बार में रिवाइज़ करते हैं तो हमें खुद को पता चल जाता है कि हम क्या भूल रहे हैं। तो टेस्ट पेपर्स का ऐसा कीजिए। और उसके बाद कि कितने टेस्ट पेपर्स देने चाहिए, तो ये पर्सन टू पर्सन रिलाई करता है कि आप कितने कंफर्टेबल है। कुछ लोगों का MCQs बहुत अच्छा होता है, तो लेकिन एक नंबर अगर मैं बताना चाहूँ तो 30 to 35 मॉक पेपर्स सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि आपको एनालाइज भी करना होता है कि आपकी कहाँ गलती हो रही है। आप करने को 50 या 60 पेपर्स कर लेंगे, लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने आज टेस्ट पेपर किया तो आप कोशिश कीजिए कि 2 या 3 घंटे निकालें, और 2 या 3 घंटे में उसको पूरा का पूरा एनालाइज करें कि मेरी क्या गलती हो रही है। क्योंकि टेस्ट पेपर करने के जो 3 सबसे बड़े मोटो होता है, वो 3 यही होता है कि पहला आप ये देखें कि आप क्या याद कर पा रहे हैं जो आपने पढ़ा है। दूसरा, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेपर देते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि हमने एकदम सिली मिस्टेक्स की है। क्यों? क्योंकि हमसे प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा है। और तीसरा कि रिवीजन है किया है कि नहीं किया है। तो टेस्ट पेपर्स को सिर्फ इतना लीजिए, मार्क्स पे कभी ध्यान मत दीजिए कि मेरे को 60 मार्क्स आ रहे हैं या मुझे 100 मार्क्स आ रहे हैं तो ये तो मेरा ठीक है। नहीं, अपने टेस्ट पेपर से हमेशा गलतियाँ सीखिए कि मैंने गलतियों से क्या किया, मुझे इन गलतियों से क्या सीखना चाहिए। तो टेस्ट पेपर्स का यही सबसे मेन काम है कि आप जब भी टेस्ट पेपर्स करें तो उनके नोट्स बनाएं, लेकिन उनके नोट्स बनाएं जो आपने गलतियाँ की हैं उनके। और फिर उसके बाद जो
रियल एग्ज़ाम में होता है कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, तो ये मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे लगता है कि मॉक पेपर से आपको समझ में आ जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए और आपके कितने नेगेटिव में जा रहे हैं। तो अगर सेफ़ में बताऊँ नंबर, तो 85 नंबर बहुत सेफ़ होता है। अगर बहुत पेपर इजी आ रहा है, जो कि यूपीएससी का कभी रहता नहीं है, यूपीएससी का पेपर कभी इजी नहीं रहता और वो पेपर पढ़ना अपने आप में बहुत चैलेंज होता है कि आप 2 बार पढ़ लें, वो बहुत बड़ी बात है। तो 85, 87 बहुत सेफ़ माना जाता है कि आप 87 करें, क्योंकि अगर आप 90 प्लस कर रहे हैं तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आपके नेगेटिव होंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स में मैं आपको यही कहूँगी, जो पिछले मेरे 5 प्रीलिम्स नहीं रहे, इस बार मेरा प्रीलिम्स हुआ, उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं बताऊं कि काम रहना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उस दौरान वो एक पूरा का पूरा दिन होता है प्रीलिम्स वाला कि पेपर देना है, जीएस का पेपर दे दिया, उसके बाद सीसैट का पेपर देना होता है। तो दिमाग में घूमता रहता है कि उस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, हम चेक कर नहीं पाते हैं और ह्यूमन नेचर होता है कि देखने की इच्छा होती है कि देख लें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि इतने जल्दी कोई भी यूपीएससी के पेपर की आंसर की नहीं बना सकता है। तो कूल रहिए, काम रहिए उस वक्त और सीसैट पे फोकस कीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के नाते हमारा बहुत एडवांटेज होता है कि हम कॉम्प्रिहेंशंस जो होते हैं वो बहुत फास्टली पढ़ लेते हैं। तो अब मैं सीसैट पे थोड़ी बात करना चाहूँगी कि सीसैट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सीसैट में जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, मोस्टली आप लोग को कितना टाइम लगता है कॉम्प्रिहेंशंस को करने में, या कोई कुछ एवरेज है कि कितने? हाँ, तो आप 45 मिनट्स में कोशिश कीजिए कि कॉम्प्रिहेंशन सारे हो जाएं। उसके बाद जो बचे हुए 55 क्वेश्चंस हैं, अगर 25 कॉम्प्रिहेंशंस आ रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप पूरा पेपर गो थ्रू हो सकें। ऐसा नहीं है कि अपने ईगो में आकर एक क्वेश्चन पे अटक जाए कि नहीं इसका आंसर तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। यूपीएससी ये चाहती है कि आप पूरा पेपर देखें ही ना। तो अगर आगे से बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप पीछे से पेपर देखें। अगर पीछे से भी बहुत टफ है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही पेपर टफ होगा, आप बीच में से देखिए। क्योंकि इस बार का जैसा पेपर था, मैंने पूरी तरीके से तो नहीं देखा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आप उनको कामली करते तो 67 मार्क्स तो जितने बन सकते थे। तो सीसैट में मेन स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि 45 मिनट्स में आप कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ लें और जो बाकी बचे 55 क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप उन्हें एक बार गो थ्रू हो सकें, कि एक भी क्वेश्चन आपका देखे बिना ना छूटे। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आप सेंटर से बाहर आके पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये तो मैं कर सकता था, इसको मैंने देखा ही नहीं, इसको क्यों नहीं देखा। तो ये कोशिश कीजिए कि सीसैट का और जीएस का आप पूरा पेपर देखें। और वो कैसे होता है, आपकी जब रीडिंग कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है और आप अपना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, तो कूल और रिलैक्स होके एकदम वैसे ही जाए पेपर देने कि जैसे विजन का देने आया है कि ये तो नॉर्मली टेस्ट सीरीज़ है। मानती हूँ नहीं होता है, लेकिन ये करना होगा क्योंकि प्रीलिम्स पूरा का पूरा मेंटल एप्टीट्यूड पे होता है। वो आपका टेम्परामेंट चेक करता है कि एस्पिरेंट कितना रिलैक्स हो सकता है, वो कितना फास्टली डिसीजन ले पाता है, कि उसको कुछ देंगे तो वो कितने फास्टली ले रहा है। तो प्रीलिम्स में जो मैंने 6 अटैम्प्ट में देखा वो यही देखा कि आप रिलैक्स होके पढ़िए, एनालिटिकल होके पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं उसे ऐसे पढ़े कि आप उसको सामने वाले को समझा सकें, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में काम आएगा। आप उसे अच्छे से लिख सकें, आप उसे ऐसे लिखें कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो एकदम अच्छे से समझ सके। तो ये रही प्रीलिम्स की। अब हम चलते हैं कि मैंने मेंस में क्या पढ़ा। तो मेंस में भी मैं मेंस की स्ट्रेटेजी 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक होता है प्रीलिम्स से पहले, एक होता है प्रीलिम्स के बाद। अभी यहाँ कुछ लोग होंगे जो मेंस लिख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो मेंस नहीं लिख पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन दोनों के लिए स्ट्रेटजी बताएं। तो अभी का जो टाइम है जून से लेकर दिसंबर तक का जो 6 महीने हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसे वाला पार्ट एथिक्स और आप लोगों का जो ऑप्शनल है वो, और जो ओनली मेंस वाला पार्ट है जैसे GS1 में सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, GS2 में IR है और जो सोशल जस्टिस है, और GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। तो जो सिर्फ मेंस में आता है वो वाला पार्ट आप उसका कंटेंट इकट्ठा कीजिए, उसका सिलेबस देखिए और उसके PYQs अलग अलग कोचिंग्स ने, या आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, उन्होंने डिवाइड किया है कि सोसाइटी के हर साल 2013 से ले लेते हैं, 2013 से 2022 तक अब तक सोसाइटी के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
वो इंग्लिश में भी अवेलेबल होते हैं, वो हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं। तो आप ये काम कीजिए, आप पहले सब्जेक्ट वाइज उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस देखने के बाद कंटेंट इकट्ठा कीजिए। तो मैंने सोसाइटी के लिए और बहुत जो डीएम वाला पार्ट है वो मैंने विजन आईएएस से ही किया है, क्योंकि मैं इसको पढ़ने में काफ़ी कंफर्टेबल होती थी। और बाकी आपको जो कंटेंट जो भी अच्छा लग रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, वो लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यूज़ देखिए, जैसे सोसाइटी और सोशल जस्टिस हमेशा साथ में पढ़ना होता है। तो उसके 2013 से 22 तक में कितने 100 क्वेश्चन होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा। तो आप एक टारगेट रखिए कि मुझे सोसाइटी और सोशल जस्टिस 15 दिन में 10 दिन में पढ़कर और इसके पीवाईक्यूज़ लिखकर तैयार कर लेने चाहिए। ये स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अगली बार मेंस लिखेंगे। अभी मेंस लिखने वालों के लिए हम स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा सोसाइटी का जो सिलेबस है वो क्रिस्प तरीके से हम लिख लेंगे। हम एक पीवाईक्यूज़ लिखेंगे तो हमें हेल्प होगी कि यूपीएससी की क्या डिमांड है और हम क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से हम बाकी के जो सेगमेंट्स हैं, जैसे आईआर हो गया और सिक्योरिटी हो गया, डीएम हो गया, आप उसी में भी यही कीजिए, सिलेबस उठाइए, कंटेंट उठाइए। प्लीज़ कंटेंट के पीछे मत भागिए। जो कंटेंट आपको मिल रहा है आपको उसे वैसे भी अपडेट करना होगा, क्योंकि करंट में जो चल रहा है आपको उससे डेटा डालने होंगे, केस स्टडीज़ डालनी होगी, फैक्ट्स डालने होंगे। तो आप ये सारा कीजिए। आप पीवाईक्यूज़ लिखिए, हर टॉपिक के अलग अलग पीवाईक्यूज़ का सेगमेंट डिवाइड किया हुआ है कि इसके इतने पीवाईक्यूज़ हैं, ये इतने मार्क्स का होता है। तो आप उसके एक छोटे से नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा नहीं। अगर आप नोट्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो नोट्स प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं उसमें अलग अलग मार्कर से मार्क कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है आप प्लीज़ उसको लिखिए। आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेंस में लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिए कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हैं, आप टू द पॉइंट अपनी बात को कैसे रख पा रहे हैं। तो इसको ऐसे डिवाइड कीजिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे GS1 में, GS2 में, GS3 में जो ओनली मेंस वाला पार्ट है उसका सिलेबस देखिए, उसके पीवाईक्यूज़ देखिए, उसका कंटेंट देखिए, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं एथिक्स वाले पार्ट में। एथिक्स वाला पार्ट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कोई अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए पहला है ऐसे, दूसरा है एथिक्स, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और GS1। तो आपको अपना ये 5 जो एरियाज़ है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो एथिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एथिक्स में आप पहले अपना सिलेबस देखिए, जिसके मोटे मोटे 7 टॉपिक्स होते हैं, जिसको 7 सब यूनिट में फिर अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप कंटेंट कहीं से भी ले लीजिए। अगर आप विजन का कंटेंट पढ़ने में कंफर्टेबल है या आप किसी भी और कंटेंट कोई भी कंटेंट पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप वो कंटेंट देखिए। लेकिन एथिक्स में जो टू द पॉइंट, जैसे फर्स्ट यूनिट है कि एथिक्स क्या होती है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, इंटीग्रिटी क्या होती है, कंपैशन क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन एक लिख लेनी चाहिए। उसको लिखने के बाद करंट में जो सारा चल रहा है कोई सा भी मामला, तो आप एनालाइज कीजिए कि मैं इस वाली डेफिनेशन को यहाँ ऐड कर सकता हूँ। अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए कि आपने कोई मूवी देखी या कोई बुक पढ़ी या कुछ भी आपस में बातचीत की, तो ये वाला एथिक्स का जो कोई सा भी कॉन्सेप्ट है, कोई सा भी इंटीग्रिटी वाला हो गया, तो मैं इसको अपने आंसर में कैसे लिख सकता हूँ। तो जो थियरी वाला पार्ट है, उस थियरी वाले पार्ट में आप ये कोशिश कीजिए, मैं अपने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जो मैं आपको लिंक बताऊंगी लास्ट में। तो आप क्या कीजिए, बहुत छोटे से नोट्स बनाइए, यूनिट लिखिए कि ये पहली यूनिट है, इसका ये वाला पार्ट है। उसके लिए थोड़ी सी या तो साइड में जगह छोड़ दीजिए या कुछ पेजेस बाद के लिए छोड़ दिए ताकि आप ऐड कर सकें। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आप करंट के जो मुद्दे हो रहे हैं सारे, चाहे वो अभी रेसलर वाला मुद्दा हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा हो जो आप सोसाइटी में देख रहे हैं, उसको लिखिए कि मैं इसको इस वाली यूनिट में लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ लिखूँगा। उसके बाद थियरी का पार्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं केस स्टडीज़ में। केस स्टडीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो केस स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम टॉपर्स की कॉपी देखें, क्योंकि हर टॉपर अलग अलग तरीके से केस स्टडीज़ को डील करता है। तो मोटे मोटे हम 3 तरीके से केस स्टडीज़ को डील कर सकते हैं। पहला, या तो उसमें जो पूरा का पूरा मामला दिया हुआ है उसी को समराइज़ करके लिख दें, और वो मामला कौन से टॉपिक से रिलेटेड है एथिक्स के, कि वो डायलेमा से रिलेटेड है या कोई मॉरल जो वैल्यूज़ है उससे रिलेटेड है, तो हम उसको थोड़ा समराइज़ करें। समराइज़ करने के बाद उसको उस कंटेंट के साथ या उस कॉन्सेप्ट के साथ ऐड कर दें। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स होते हैं, हर केस स्टडी ऐसी होती है, हर केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो आप या तो कोई डायग्राम बनाएं या कोई फ्लो चार्ट बनाएं, उसमें स्टेक होल्डर्स को लिख दें
कि इसमें ये वाले स्टेक होल्डर्स हैं, और स्टेक होल्डर्स बताते हुए उसके स्टार्ट करें। और तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, पर्सनली मुझे लगा ऐसा, कि आप कोई कोट किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे क्लिक हो रही है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर उस केस स्टडी से रिलेटेड आपको तभी के तभी कोई कोट याद आ रही है, या आपने कुछ पढ़ा है, या आपको कोई डेफिनेशन एग्जैक्टली वहाँ याद आ रही है, तो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद जो पूरा का पूरा मुद्दा है, उस केस स्टडी में क्या लिखा है, तो जो यूपीएससी ने पूछा है उसी ऑर्डर में लिखें, और उसने जितना पूछा है उसी पूरे के पूरे फॉर्म में क्रिस्प तरीके से लिखें। क्योंकि एथिक्स में ये होता है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता, बहुत लंबा, बहुत लेंदी पेपर होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स में लिखें, आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, आप अपने आंसर्स को ऐसा मतलब क्रिएटिव बनाएं कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यूपीएससी बहुत बार करती है कि कई बार केस स्टडीज़ के लिए 4 पेपर दे देगी, कई बार 4.5 पेपर देगी, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी कॉपी तो बहुत खाली खाली लग रही है, तो चलो मैं इसको भरने में लगा रहता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आंसर्स में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ मैनेज करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिख दिए और बाकी एक क्वेश्चन रह गया, ऐसा नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस के साथ जस्टिस करना है। जितना आ रहा है आप कोशिश कीजिए कि मैं फ्लो चार्ट्स बनाऊं, मैं टू द पॉइंट लिखूं। आपको जितनी क्रिएटिविटी दिखानी है, क्योंकि मेंस में बहुत स्कोप होता है। मेंस में आपको कम पढ़ के चल जाएगा कि आपकी एक लिमिटेड जानकारी होगी, लेकिन आपको एनालिटिकल वे में लिखना होगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी कितने अच्छे तरीके से लोग जो कॉपी है, जो चेक करने वाला है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जितनी क्रिएटिविटी से अपने आंसर्स लिख सकते हैं उतना लिखिए। ये फ्लो चार्ट्स बनाइए, या कुछ और तरीका आपको सूझ रहा है तो आप उस तरीके से आंसर्स लिखने की कोशिश करें। ये हो गई एथिक्स की बात। अब हम देखते हैं कि ऐसे में क्या करना है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे सबसे अच्छा स्कोप माना जाता है कि वो ओपन एंडेड होता है कि आप कितना भी अच्छा लिख सकते हैं उसमें, तो वहाँ अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। मैंने ऐसे के लिए ऑनलाइन टेलीग्राम पे जो क्लासेस होती हैं उसका थोड़ा रेफरेंस लिया था कि मुझे देखना था कि जो मूर्त और अमूर्त एसेज होते हैं उनको कैसे लिखना चाहिए। चूँकि मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफी रहा है तो मुझे इतनी दिक्कत आती नहीं थी, लेकिन मैं कई बार लिखते लिखते फ़्लो में मेरा जो ऐसे होता था बहुत फ़िलोसॉफिकल हो जाता था, तो साफ दिखता था कि इसका ऑप्शनल फ़िलॉसफी है, तो मुझे थोड़ा उस पर कंट्रोल करना था। लेकिन ऐसे के लिए मैं कहना चाहूँगी कि टॉपर्स की कॉपी पढ़िए, ना सिर्फ हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम की जो अच्छी अच्छी कॉपीज़ हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप उन्हें देखिए। आप जिसमें कंफर्टेबल है कि आप अपना ऐसे कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, एनेक्डोट से स्टार्ट कीजिए। कोई फिल्म का या कोई सीन दिखाना चाहते हैं तो आप वो दिखाइए। जैसे मैंने इस बार क्या ट्राई किया था, जैसे एनसीईआरटीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें टीचर स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे में डाल सकती हूँ कि जो टीचर स्टूडेंट्स के डायलॉग है मैं आपको इससे अपने ऐसे में स्टार्ट करती हूँ। जैसे हिस्ट्री और जोग्राफी की एनसीईआरटीज़ में दिखा होता है कि 2 सहेली आपस में बात कर रही है, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम ऐसे को कैसे क्रिएटिव बनाएं। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने एनसीईआरटी से उठाया, या आपके पास कोई नया आइडिया है कि आप अपना ऐसे शुरू कर सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे में कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा है। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन, जैसे मैं एनेक्डोट से शुरू कर रही हूँ, या मैंने कोई स्टोरी लिख दी, या 2 लोगों का डायलॉग लिख दिया, या फिर किसी मूवी का कुछ सीन है जो मुझे उस वक्त याद आ रहा है, या आपका ऑप्शनल किसी का हिंदी लिटरेचर है, आपको उस वक्त कोई फेमस कविता याद आ रही है तो आप वो कविता भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेन बॉडी होती है ऐसे की, उसको आप डिवाइड कीजिए, बहुत सारे अलग अलग उसमें कर सकते हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए कोई टॉपिक आ गया है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस टॉपिक को समझिए। जैसे इस बार आया था कि आप एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते हैं, इसके सब अलग अलग तरीके से मतलब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने अलग अलग लोग हैं तो सब अपने अपने तरीके से उस जो टाइटल है उसको अलग अलग तरीके से समझेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से उसको समझ रहे हैं तो आप उसके साथ जस्टिस कीजिए कि मैंने जो समझा है मैं उसको बता सकूँ। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि फ़्लो बना रहना चाहिए, कि कोशिश कीजिए कि आप अपना टॉपिक किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हैं तो उसी फ्लो में लिखें ना। लैंग्वेज नॉर्मल रखिए, ज़्यादा टिपिकल, ज़्यादा क्लिष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एकदम फ्लो में होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया कि इस टाइटल से मैंने ये समझा। अगर आपने एकदम सही समझा है तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इसने टाइटल बहुत अच्छे से समझा है, तो वो आगे का भी आपका ऐसे पढ़ने की कोशिश करेगा। फिर आप बाकी के मुख्य भाग में ही बताइए कि मैं अपने ऐसे में क्या बताऊंगा, क्या लिखना चाह रहा हूँ। तो आप बताइए कि
अगर आपको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये डायमेंशंस बताने हैं तो आप छोटे से उसमें आप बता सकते हैं कि मैं अपने आने वाले जो ऐसे का पार्ट है उसमें ये बताऊंगा, इस वाले में ये बताऊंगी, मेन बॉडी में ये लिख दिया। अगर आपको ये बताना है कि पूरा टाइमलाइन बताना है हिस्ट्री का कि एंशिएंट से लेके प्रेजेंट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हो सकता है तो आप वो बता सकते हैं। WH वर्ड्स हो गए कि वाई, वाट, वेयर, इनसे शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे का जो मुख्य भाग है उसको शुरू करने के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं कि या तो आप हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं या आप अभी करंट का कुछ बता के कर सकते हैं या सारे जो डायमेंशंस होते हैं सोशल, पॉलिटिकल उससे कर सकते हैं और WH वर्ड्स होते हैं उससे शुरू कर सकते हैं। मेन बॉडी ख़त्म होने के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में क्या करना होता है कि आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक दिखाना है कि मैंने अपना जो टॉपिक चूज़ किया मैं कैसे इसको सोसाइटी में, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में इसको योगदान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो कंक्लूजन हमेशा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जैसे 2 सहेलियों का या टीचर स्टूडेंट का जो शुरू किया उसी से उठाते हुए कोशिश कीजिए कि वहीं पे मैं कंक्लूड करूँ ताकि एग्जामिनर को याद आ जाए कि ओह इसने इंट्रोडक्शन में वैसा लिखा था। तो आप ट्राई कीजिए कि आप कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन मेन बॉडी को लेते हुए अपना कंक्लूड करें और ऑप्टिमिस्टिक दिखाएं कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। जैसे कोई भी कोट से उसको ख़त्म कर दे, वसुधैव कुटुंबकम कर दे या सबका साथ सबका विकास है, जो गवर्नमेंट के जो टैगलाइंस हैं कोशिश करें कि अपना जो ऐसे हैं वहाँ पर ख़त्म करें। जो 10 एक आप तैयार कर सकते हैं कि मुझे मेरा ऐसे जब जब इस एरिया पे आएगा तो मैं अपना ऐसे यहाँ ख़त्म करूँगा या करूँगी कि सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, जो कुछ भी है कि देयर इज़ नो प्लेनेट बी, अगर एनवायरनमेंट रिलेटेड आ गया कुछ भी ऐसा लिख सकता है। किसी मूवी का सीन बता सकते हैं कि टुमारो वॉर एक हॉलीवुड मूवी थी, उसमें दिखाया गया कि फ्यूचर से लोग आपको बचाने आ रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे। तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक उसको एंड कीजिए और ऐसे में आप जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अगर किसी को बुक पढ़ने का शौक़ है, किसी को मूवी देखने का शौक़ है, जो भी आपकी हॉबी है कोशिश कीजिए कि आप ऐसे में वो क्रिएटिविटी दिखाएं। ना सिर्फ ऐसे में दिखाएं, आप एथिक्स में या आपके आंसर राइटिंग में हर जगह दिखा सकते हैं क्योंकि वो आपको बहुत काम आती है। उसके बाद मेरा ऑप्शनल फ़िलासफ़ी था। तो फ़िलासफ़ी मैंने मास्टर्स और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो फ़िलासफ़ी में रहा है। तो मैंने फ़िलासफ़ी के लिए कोई क्लासेस नहीं ली है, लेकिन मैंने फ़िलासफ़ी के लिए विजन IAS से और पतंजलि IAS से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। और फ़िलासफ़ी में मैंने अपनी अप्रोच जो रखी वो यही रखी कि जो सिलेबस था उस सिलेबस को उठाया और अब तक के जितने भी PYQs हैं उन सारे PYQs को लिख लिया टॉपिक वाइज, क्योंकि आप अभी लिख लेंगे तो आपको जब मेंस में आप जाएंगे जो 3 महीने हैं आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। तो ऑप्शनल में मैंने यही किया। अब ये बात रही जो प्रीलिम्स से पहले की जो स्ट्रेटजी होती है, अब तक हम सिर्फ वही बात कर रहे थे कि आपको अपना ऑप्शनल, आपका एथिक्स ऐसे ही कैसे रेडी करना है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने अभी प्रीलिम्स क्लियर किया है उनको क्या करना है। तो अभी जो 3 महीने हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप 1 मिनट भी वेस्ट ना करें और कोशिश करें कि जितना भी आपका रिसोर्सेज है, आपने पिछले 1 साल 1.5 साल में जितना भी पढ़ा है उसको कलेक्ट करें। कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना लिमिटेड रिसोर्स है उसको बार बार रिवाइज़ करें। अपने पूरे की पूरी जो 3 महीने का टाइम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहले में ऑप्शनल पढ़ें, उसके PYQs लिखें, या कोई टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ लिखें। दूसरे में ऐसे और एथिक्स को डिवाइड करें। 10 या 15 दिन में आप एक ऐसे लिख सकते हैं, एथिक्स से PYQs लिख सकते हैं। और जो तीसरा वाला सेगमेंट होगा उसमें आप GS के क्वेश्चंस देख सकते हैं, GS का मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो 3 महीने में आप डिवाइड कीजिए कि मुझे कितने टेस्ट लिखने हैं, कैसे पढ़ना है, और अपना टाइम मैनेजमेंट एकदम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिए। ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रेटजी मेरे लिए काम की वो आप लोगों के लिए की। आपको मेरे पूरे इसमें जो भी एक भी चीज़ काम की लग रही है आप वो अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग करें। और आंसर्स में मैं टेस्ट सीरीज़ में मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आंसर्स पूरे लिखें, क्योंकि कई बार होता है कि हम टेस्ट सीरीज़ कर लेते हैं लेकिन हम टेस्ट लिखते नहीं है कि मेरा आंसर पता नहीं कैसा होगा, ये तो परफेक्ट आंसर हो ही नहीं रहा है। विश्वास कीजिए मैं सेलेक्ट हो गई हूँ लेकिन मुझे मेरा आंसर अभी भी परफेक्ट नहीं लगता है। मुझे अभी भी लगता है कि इसमें कुछ और गुंजाइश थी, कुछ कर सकते हैं। मुझे ऐसे में 120 मार्क्स आए, 122, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं और कुछ कर सकती थी और मुझे अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो इस इंतज़ार में मत बैठिए कि मेरा एक दिन परफेक्ट आंसर होगा, उस दिन मैं लिखना शुरू करूँगी या करूँगा। आप लिखिए, जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है वो भी लिखिए, क्योंकि उसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है।
कोशिश कीजिए कि कम से कम 35 से 40 टेस्ट आप लिख कर जाएं, क्योंकि वहाँ जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि जो हमने पढ़ा था वो तो बात की बात है, लेकिन स्पीड को करना और वो पूरा क्वेश्चन समझना, वो पूरा माहौल देखना, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप 35 से 40 टेस्ट लिखें। आप टेस्ट लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, यूपीएससी की क्या डिमांड है। और पीवाईक्यूज़ देखते रहिए, पीवाईक्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे तो यूपीएससी की जर्नी कहीं ना कहीं वो अधूरी है। बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो आप याद रखिए, सिलेबस, कंटेंट, पीवाईक्यूज़, टेस्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स। इन 5 के इर्द गिर्द ही यूपीएससी की जर्नी घूमती रहती है। और आप पीवाईक्यूज़ देखते रहिए, किसी भी पब्लिकेशन की ले लीजिए। और 13 से 22 तक के जो पीवाईक्यूज़ हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगी कि कैसे मैंने पेपर्स को एनालाइज़ किया, कैसे एक ऑप्शंस को भी देखा। तो आप वो देखिएगा कि हमें कैसे करना चाहिए, पीवाईक्यूज़ का कैसे एनालिसिस करना है। ये हो गई मेंस की बात। अब मैं बताती हूँ कि मेरे लिए 6 साल मैंने खुद को कैसे मोटिवेट किया, या कैसे खुद का जो एंग्जाइटी लेवल था उसको कैसे मैनेज किया। तो 5-6 साल में जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा इस यूपीएससी जर्नी में, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सब सक्सेस को ग्लोरीफाई करते हैं। सब ये दिखाते हैं कि देखो ये बन गए, तो ग्लोरिफिकेशन उसका होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो सिक्के का दूसरा पहलू होता है कि फेलियर्स का मतलब हमेशा ही नहीं होता है कि उसने पढ़ा नहीं, उसने कम पढ़ा, कुछ भी हुआ। लेकिन लाइफ के 2 पार्ट होते हैं कि कंपटीशन में कोई एक सक्सेस, मैं सक्सेस भी नहीं बोलूँगी उसे, कोई एक गो थ्रू हो रहा है, कोई एक उसमें आगे जा रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अपना एक मी टाइम या एक जो सेल्फ केयर होती है वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से सबका कुछ ना कुछ हॉबी, कुछ किसी को लिखना पसंद होगा, किसी को पढ़ना पसंद होगा, किसी को दोस्तों से बात करना पसंद होगा, और आज तो बदलते टेक्नोलॉजी के ज़माने में किसी को व्लॉग्स बनाना पसंद है, किसी को ब्लॉग लिखना पसंद है। तो आपको जो अच्छा लगता है अपने लिए मी टाइम निकालिए। 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटा, 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, 20 या 25 मिनट। अगर आपको सोशल मीडिया चलाना अच्छा लगता है तो आप उसका एक टाइम फिक्स रखिए कि मैं इस टाइम पे करूँगा, क्योंकि इस जर्नी में ये हमारा जो टाइम है, यंग एज है, वो बहुत प्रीशियस होता है। तो कहीं ये मलाल ना रह जाए कि उस वक्त ये करना था, ये नहीं कर पाए। तो ये ऐसा नहीं करना है, टाइम बदल रहा है, हमारा यूथ मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो साथ में सारी चीज़ें स्टडी है, लेकिन अपना मी टाइम बहुत रखना ज़रूरी है। ये मुझे तीसरे चौथे अटैम्प्ट में जाके समझ में आया, क्योंकि जब मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी होती है, तो मैंने 18 में उसका एंट्रेंस दिया, तो मेरा वहाँ हो गया। जब मैंने वहाँ अपने दोस्तों को देखा तो वो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था कि सिर्फ पढ़ना ठीक है, पढ़ना अपनी जगह होता है, लेकिन हम जैसे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे गांव से पढ़े हुए होते हैं, हिंदी मीडियम के स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। अब लेकिन अब हम यूपीएससी में जा रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, हम प्रशासकीय सेवा में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 20 से 25 मिनट आप कोई हॉबी जनरेट कीजिए। हॉबी जनरेट करने की ज़रूरत होती नहीं है, यूपीएससी अपने आप आपको सिखा देती है। किसी को लिखने का शौक़ आ जाता है, किसी को कुछ भी आ जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे कि हर 7 दिन में ऐसा लगेगा कि क्या यार, क्या यूपीएससी छोड़ो, इससे कुछ और कर लेते हैं, या पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक दिन भी नहीं पढ़ा तो गिल्ट आने लगता है कि आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आज तो बहुत, ये तो हमने बहुत बुरा कर दिया, प्रलय हो गया ये तो ऐसा नहीं सोचना है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, हमें उन सबको टाइम देना है। फैमिली से बात कीजिए। वीक में जैसे मेरे साथ होता है, मैं 3 दिन लगातार पढ़ूंगी, चौथे दिन मुझे ब्रेक चाहिए। वीक 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, मैं 3 दिन के बाद ब्रेक लेती हूँ। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है या ट्रैवल व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए टाइम रखती हूँ, उसमें मैं बुक्स पढ़ूंगी अच्छा सा। तो मुझे लगता है कि आज पूजा तूने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं इस गिल्ट को आने ही नहीं देती हूँ कि नहीं नहीं ये मुझे काम आएगा। क्योंकि आप अब जब अपने आंसर्स लिखेंगे, आपको खुद को लगेगा कि इससे पढ़ाई काम नहीं आती है। जब आप अपना ऐसे लिखेंगे तो आपका पूरा जो आपने सोशलाइजेशन आपका हुआ है, आप गांव से पढ़े हैं, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, या हम जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आंसर्स में आ जाएगी। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में खुद को इंडल्ज कीजिए। अपना मी टाइम, अपना सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर कोविड मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू बन चुका है, कोई उस पर बात नहीं करता है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारी फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करें।
और वो कब हो पाएगी जब हमारी सेल्फ केयर पे हम ध्यान दें। तो मैंने 5-6 साल ऐसे खुद को मोटिवेट रखा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। नहीं भी होगा तो यूपीएससी बहुत कुछ सिखा देती है। अगर आप 10 लोग में कोई एक यूपीएससी एस्पिरेंट बैठा हुआ है तो सिर्फ उसी को सुना जाएगा, क्योंकि उसने इतना पढ़ा है ना। वो सब उसको देखेंगे कि ओ हाँ कुछ तो बात है बंदे में। तो इतना नहीं है, 5 साल मैंने खुद को ऐसे ही मोटिवेट रखा। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा यूथ डेमोग्राफी डिविडेंड है तो अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज़ कीजिए और सेल्फ केयर पे, अपने मी टाइम पे अपनी हॉबी एक जनरेट कीजिए, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अब आप लोग को जो भी क्वेरीज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर जैसे ऐसे 2 टाइप के होते हैं। पिछले 2-3 साल से यूपीएससी अमूर्त टाइप के ऐसे पूछ रही है। तो अमूर्त में बहुत स्कोप होता है कि आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप एक ही ऐसे में सोसाइटी वाला, इकोनॉमिक वाला एंगल भी डाल सकते हैं। आप एक ही ऐसे में एंशिएंट से लेके प्रेजेंट का जो चल रहा है आप वो भी डाल सकते हैं। आप WH वर्ड्स भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इतना सब कुछ डालने में हम फ्लो भूल जाते हैं। कई बार हमारा मकसद होता है कि हम ऐसे में कंटेंट डाल दें, वो आपका कंटेंट नहीं देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि मैंने ये जो टॉपिक दिया उसको ये कैसे समझ रहा है। ऐसे आपकी पर्सनैलिटी दिखाएगा कि उसने ये डाला कि एक गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, तो वो आपका देखना चाह रहा है कि इसका एंगल क्या है, ये किस तरीके से सोसाइटी को देख रहा है, इसका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है, या अभी पढ़ रहा है तो इसका अप्रोच क्या है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे में बहुत ज़्यादा कंटेंट ना लिखें। जो पढ़ रहे हैं वो एकदम ईजी फ्लो होना चाहिए। आपने टॉपिक को जैसे समझा उसी तरीके से उसको लिखने की कोशिश करें। और मैं ये बताना भूल गई, अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद आया, ऐसे लिखने से पहले कम से कम दोनों ऐसे के लिए कम से कम 20 या 25 मिनट आप थोड़ा सोचिए और एक पीछे के जो पेजेस होते हैं उसमें लिख लीजिए पूरा कि मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये लिखूंगा, मैं मेन बॉडी में ये लिखूंगी और मैं कंक्लूजन में लिखूंगी। तो उससे क्या हेल्प होगी आपको कि आप फ्लो के साथ बने रहेंगे, क्योंकि आपने वो नहीं लिखा तो वो बहुत केओस हो जाएगा। आप पहली वाली बात अभी लिख रहे हैं फिर उसको बाद में लिखेंगे। तो थोड़ा सोचिए टॉपिक पे। अगर दोनों टॉपिक एक साथ सोच रहे हैं वो बहुत ठीक बात है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैं ऐसे पहला ऐसे सोचती हूँ क्योंकि दूसरे ऐसे में उसका ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। तो आप 15-20 मिनट एक बार थोड़ा सोचिए कि मैं इसमें ये वाली स्टोरी लिखूँगा और उसके बाद मैं मेन बॉडी में ये सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ। अगर आप पॉइंट वाइज ऐसे लिख लेंगे तो आपका फ्लो भी बना रहेगा और आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन से डायमेंशंस डालने हैं। तो आप ये वाली अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। जी 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 उसके लिए मैंने पेपर देखा, जैसे यूपीएससी ने एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यूपीएससी अपना पैटर्न चाहे कितना ही चेंज करे, क्योंकि ये मैंने भी फील किया कि मैं हर साल पीटी के लिए कुछ ना कुछ एक पैटर्न लेके चलती थी। जब पेपर देने गए तो समझ में आता है कि यूपीएससी का कोई पैटर्न ही नहीं होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपना बेसिक और स्टैटिक है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि यूपीएससी चाहे कितना ही पैटर्न चेंज कर ले उसके क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेकिन उसके जो ऑप्शंस है जैसे कि इस बार चेंज हुए हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 किए हैं, लेकिन जो उसका स्टैटिक पोर्शन है, जो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कभी चेंज नहीं होगा। आप PYQs उठाइए, आप देखिए कि उसका जो कोर एरिया है वो हमेशा वही रहता है। उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। अब रिसोर्सेज सबके पास है तो यूपीएससी को अपना थोड़ा स्टैंडर्ड भी बना के रखना है। तो उस पर तो मैं थोड़ा कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अपना स्टैटिक और आपका जो बेस है वो आप बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा PYQs कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कीजिए, क्योंकि वहाँ जाके यूपीएससी गेम बहुत खेलने की कोशिश करती है कि एस्पिरेंट को वो मेंटली बहुत टॉर्चर करना चाहती है कि ये परेशान हो जाए और इसने जो याद किया है वो भी भूल जाए। तो आप ये कोशिश कीजिए कि वो कितने ही चैलेंजेस देने की कोशिश करें, उनका पैटर्न कितना ही चेंज हो। मेरा स्टैटिक मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, मेरा MCQs है मुझे बहुत सॉलिड रखना है,
वहाँ कैसा ही पेपर क्यों ना हो, मुझे अपना जो स्ट्रेस है वो एकदम मैनेज करके रखना है। टाइम मैनेजमेंट में मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो आप अपना स्टैटिक है, अपना PYQs है, अपना MCQs है, इनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि UPSC का पैटर्न तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में जो है हम वही कर सकते हैं। सॉरी, टाइम टेबल मेरा क्या रहता था। जैसे मैं एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैं क्या करती थी, मैंने वीकली मैं अपने टारगेट्स रखती थी कि मैं, जैसे सपोज़ कि मैंने एक वीक में मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट लिए मैंने, तो मैं इनको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करती थी कि मुझे 5 दिन में एंशियंट ख़त्म करनी है या 7 दिन में मुझे एंशियंट को ख़त्म करना है। तो मैं पहले क्या करती थी कि मैंने उसका कंटेंट लिया, जैसे एंशियंट के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ओल्ड NCERTs पढ़ते हैं, तो उसको उठाया, उसका टारगेट रखा कि मुझे इसको पढ़ना है, तो मैंने उसे पढ़ा। उसके बाद अगर आप लोगों का कोई ग्रुप है या आप अकेले पढ़ते हैं, तो आप PYQs का एक सेशन रखिए 1 घंटे का, तो आप वो पढ़ेंगे, वो करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टैटिक पढ़ा, तो PYQs में आपको समझ आएगा कि यार ये मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे अभी यहाँ रिकॉल नहीं हो रहा है। तो आप PYQ वाला सेशन करेंगे 1 घंटे का भी, तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे वो याद नहीं आ रहा। तो आप अगली बार जब रिवाइज़ करने जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहती थी, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इस बार अब क्या पढ़ना है। तो आप पहले ये कोशिश कीजिए कि 4 या 5 दिन में हिस्ट्री को ख़त्म कर दीजिए, NCERTs को। उसके बाद आप PYQs का एक सेशन रखिए कि 1 या 2 दिन में PYQs हो जाएँ। उसके बाद फिर टेस्ट कीजिए कि मुझे टेस्ट करना है। फिर ये पूरा प्रोसेस हो गया, आपको टेस्ट देने के बाद समझ में आएगा कि आपको वापस से रिवाइज़ कहाँ करने की ज़रूरत है। तो बजाय पूरी NCERT पढ़ने के, आप जो वीक का एक संडे या सैटरडे है, आप उसमें वही वाला पोर्शन पढ़िएगा कि मुझे ये याद नहीं आ रहा था, या आप PYQ से भी कर सकते हैं। तो 7 दिन का बनाइए, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं बनाइए कि मैंने अभी स्टैटिक पढ़ा, मैंने उसके PYQs देखे, मैंने उसका टेस्ट दिया, अब मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो आप उस पर इतना मतलब जोर ना दें, और जैसे पॉलिटी सबका अच्छा होता है तो पॉलिटी एक बार कर दिया, उसको रख दें। जैसे ज्योग्राफी मेरा हमेशा से वीक रहा, तो मैं ज्योग्राफी को क्या करती थी कि मैंने आज उसको 7 दिन में पढ़ लिया, तो मैं उसका टाइम रखती थी कि मैं उसको विदिन 3 या 4 दिन में PYQs देखूंगी और वापस से इसे पढ़ कर आऊँगी। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो SNT मेरे लिए हमेशा से प्रॉब्लम रहा कि मैं SNT कहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि मेंस में भी मुझे दिक्कत आती थी और प्रीलिम्स में भी मेरे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो मैं ऑनलाइन उसका कंटेंट इकट्ठा करती रहती थी या कुछ क्लासेस देख लिया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका आउटकम देखिए कि उसका आउटकम कितना हो रहा है, तो अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग जाइए। मेरा टाइम टेबल अलग हो सकता है कि मैं सुबह जल्दी 7 बजे उठती थी और रात को 11 बजे चली जाती थी अपने रूम पर। तो अगर आप रात में पढ़ने वाले हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप जितनी भी टाइम पढ़ रहे हैं पूरे माइंडफुलनेस से पढ़िए, जितना पढ़ रहे हैं एकदम रिलैक्स होके पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि 15 घंटे पढ़े, अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं रिलैक्स होके पढ़िए एकदम, जो आप पढ़ रहे हैं वो सामने वाले को समझा सकें। तो टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है, बस छोटे छोटे टारगेट्स रखें, छोटे छोटे टारगेट्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करें। छोटे छोटे टारगेट्स करके आपको समझ में आएगा कि ये तो मैंने काफ़ी बड़ा टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तो इतना नहीं है, छोटे टारगेट्स रखें, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएं। हम्म हम्म प्रीलिम्स में, हाँ मैं बताती हूँ कि प्रीलिम्स में मुझसे क्या गलतियाँ हुई। पहले दूसरे अटैम्प्ट में, जैसे मैं जयपुर से ही रह के किया मैंने, तो इतना गाइडेंस नहीं था, तो पहले दूसरे अटैम्प्ट में मैं कहूँ कि मेरी क्या गलती थी, तो सबसे बड़ी गलती यही थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। सिर्फ एक दिमाग में बना हुआ था नोशन कि UPSC में बहुत पढ़ना होता है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता है, आपको एक स्ट्रेटजी लगानी होती है, आपको PYQs देखने होते हैं। PYQs वर्ड मैंने पहली बार जामिया में आके सुना कि PYQs भी कुछ होता है। तो पहले दूसरे अटैम्प्ट में तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही कि मुझे स्ट्रेटजी नहीं पता थी। तो आप लोग तो बहुत अच्छी जगह हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम आई कि मेरा CSET नहीं हो रहा था। उसके बाद CSET क्यों नहीं हो रहा था, मैं बहुत डरने लगी थी कि फोबिया हो गया था मुझे प्रीलिम्स से, कि
प्रीलिम्स मुझसे नहीं होगा, कि एमसीक्यूज देख के ही मुझे डर लगने लगा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डरिए मत उससे, ट्राई कीजिए, एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करने की कोशिश कीजिए। और मैं यही कहूँगी कि आपका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आप प्रीलिम्स के पीछे मत भागिए कि आप कोशिश करें कि मैं अगले प्रीलिम्स तक सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ूंगा। नहीं, ये गलती मत कीजिए। आप अभी क्या कीजिए कि प्रीलिम्स का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी हाल ही में पढ़ा है तो उसको पढ़ने में भी बहुत बोर करेगा वो। अपने मेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा ना, आपके सामने ऐसा होगा कि मैं अपने 9 पेपर कैसे कंप्लीट करूं। तो आप अभी से, जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई, आप अपना ऑप्शनल रेडी कीजिए, आप ऐसे रेडी कीजिए, आप एथिक्स रेडी कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए और जितनी आंसर राइटिंग हो सकती है उतनी आंसर राइटिंग कीजिए। मैं अपने हर प्रीलिम्स के बाद यही करती थी। हम आरसी जामिया में हमारा ग्रुप था, तो हम एक सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, तो यही बोलते थे कि जितने लोगों का मेंस के लिए इस बार लिख रहे हैं उनमें से सबका तो होने से रहा, वापस इसी वाली रेस में आने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अभी जो पेपर होंगे सितंबर में, उसके साथ सिमुलेट कीजिए, आप पढ़ते रहिए। जिस दिन यूपीएससी का जो मेंस हो रहा है, आप वो पेपर लीजिए और उन पेपर्स को लिखिए कि अगर मैं होता या होती तो मैं इन पेपर्स को कैसे लिखती। आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का क्या स्टैंडर्ड है, आप कहाँ हैं, आपका क्या लेवल है। तो प्लीज़ सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे मत भागिए, अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसको लिखिए, एक ग्रुप बनाइए, PYQs लिखिए, एक दूसरे के आंसर्स देखिए कि मेरा आंसर अच्छा है कि नहीं है, क्या मैं उस डिमांड को पूरा कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ग्रुप बनाइए। यूपीएससी पास करने का सबसे जो बड़ा जो रामबाण है, आंसर राइटिंग है। आप जितनी आंसर राइटिंग करेंगे, मानिए आपका जिस दिन आप मेंस लिखेंगे आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। धीरे स्टार्टिंग शुरू में बहुत लगेगा, बहुत बोरिंग काम है, इसको लिखेंगे मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, तो बहुत बोरिंग काम होता है ये। लेकिन 2-2, 3-3 क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे और सबसे अच्छा तरीका PYQs लिखिए। जैसे मैंने दृष्टि की बुक आती है, उसको रेफ़र किया था कि यहाँ से देख लेते हैं। तो कोई सी भी एक बुक उठाइए जो आपको कंफर्टेबल फील करवा रही है, तो PYQs देखिए कि कैसे लिखना होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। कंटेंट अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि आप जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर करेंगे आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अभी कोशिश कीजिए कि मैं पेपर क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, उसमें फैक्ट्स कैसे लिखने हैं, उसमें डेटा कैसे ऐड करने हैं। तो आप ग्रुप बनाइए या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे मत भागिए कि मैं इस बार प्रीलिम्स बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, मेरा अगली बार तो प्रीलिम्स होगा ही। प्रीलिम्स होने से क्या फ़ायदा है अगर मेंस ही रेडी नहीं होगा। तो अभी मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कंबाइन लेके चलिए। और यूपीएससी का जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में होना बहुत ज़रूरी है। आपको साथ में दोनों को लेके चलना होगा। और टेस्ट कीजिए PYQs के, हर हफ्ते में एक टेस्ट लगा लीजिए और CSET पढ़िए। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के नाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज पेपर होता है इंग्लिश का, उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। कई बार बहुत मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका लैंग्वेज पेपर नहीं निकला, तो उनके पता ही नहीं चला कि उनको कहाँ सुधार करने का स्कोप है। तो इंग्लिश के 1-2 पेपर्स देख लीजिए, कुछ सुन लीजिए, कुछ देख लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। तो एक ये पेपर है, बाकी यही है। ओके, जैसे हम प्रीलिम्स का बताती हूँ। मैं पहले प्रीलिम्स का बताती हूँ, फिर मेंस का बताते हैं। जैसे प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए NCERTs, जो बेसिक NCERTs, ओल्ड और न्यू NCERTs, तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंशियंट हो गई, मिडिवल हो गई और मॉडर्न हो गई। तो एंशियंट के लिए मैंने ओल्ड और जो थीम वाली होती है मैंने दोनों पढ़ी, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील हुआ कि मैं हाँ इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ओल्ड NCERT पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप थीम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों पढ़ी थी तो आप वो पढ़ें। और मिडिवल के लिए मैंने थीम ही पढ़ी, जो ओल्ड न्यू NCERTs है मैंने वो पढ़ी। उसके बाद मॉडर्न के लिए मैंने हमेशा से स्पेक्ट्रम पढ़ा है, स्पेक्ट्रम के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और हिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट जो होती है, आप ल्यूसेंट भी पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट के जो कुछ पेजेस होते हैं एंशियंट, मिडिवल, इस मॉडर्न के, वो पढ़ सकते हैं, वो मैंने पढ़ा। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12 की NCERTs है, सिर्फ वही पढ़ी। अगर आपको लगता है कि आप उसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी थोड़ा वीक था, तो
तो मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। NCERTs पढ़ी उसके लिए, और इकोनॉमी के लिए मैं 11th-12th में मेरे पास इकोनॉमी था, और ग्रेजुएशन में भी मैंने इकोनॉमी रखा था। तो मुझे इकोनॉमी में कंसेप्चुअल लेवल पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, तो मैंने इतना इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन दृष्टि की क्विक बुक होती है, अलग अलग आती है, तो मैंने इकोनॉमी के लिए दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी थी। और एनवायरनमेंट के लिए भी दृष्टि की एक पारिस्थितिकी और पर्यावरण करके बुक आती है, तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने वो पढ़ा। और SNT के लिए मैंने ऑनलाइन जो यूट्यूब पे क्लासेस होती है, उन क्लासेस को देखकर कुछ नोट्स बनाए थे। अगर वो नोट्स मुझे मिल जाएंगे तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। उसके बाद हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी तो सबको ही पता होता है, लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, तो प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होती है। लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाएंगे तो लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा मोटी हो जाएगी मुझे लगता है, तो उसके नोट्स तो पॉलिटी में नोट्स, प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप क्या क्या नोट्स बनाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस भले ही दिखने में छोटा है लेकिन वो बहुत वास्ट होता है। तो ये कितने टॉपिक हैं ये पूरी, अभी तो ये अभी आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बल्कि हो जाएंगे। हाँ, तो नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप 2-3 बार उसको बार बार पढ़ें, अलग अलग मार्कर रखें कि इस बार इस वाले मार्कर से किया, आप अगली बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा होगा कि यार ये वाला पॉइंट तो मुझे याद ही नहीं हो रहा है, तो आप उसे अलग मार्कर से हाईलाइट कर दीजिए। क्योंकि आप नोट्स बनाने जाएंगे ना तो बहुत टाइम वेस्टिंग भी है और नहीं होगा। शुरू में आप करते हैं कि चलो नोट्स बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, आप PYQs पढ़ेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट के आप PYQs देख लेंगे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप ये देख लीजिए। और नोट्स बनाने का वही है कि नोट्स सिर्फ उसके बनाए जाते हैं जो आपको याद नहीं हो रहा है, ना कि सबके की जितना भी याद हो रहा है उसके नोट्स बना लूँ। तो नोट्स सिर्फ उस वाले पार्ट के बनाए जो आपको याद नहीं रह पा रहा है। जैसे पॉलिटी में कोई एक ऐसा चैप्टर होगा, कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपको नहीं याद हो रहा है, तो आप उसकी कोशिश, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसको कैसे पढ़ें, तो आप उसके छोटे छोटे बनाए, पूरा लिखी नहीं, जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको टू द पॉइंट वाइज लिखते रहे कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, उसको वैसे बना ले। हाँ, उसको नहीं करना है। अब हम बैक टू वापस से रिसोर्सेज पे आते हैं। प्रीलिम्स के मैंने सारे रिसोर्सेज बता दिए हैं। करंट अफेयर्स के लिए ये हिंदी मीडियम के सामने बहुत बड़ा ऐसा है कि न्यूज़पेपर पढ़े तो कौन सा पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू। मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, 3-4 घंटे लग जाते थे, लेकिन ऐसा लगता था ये तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है कि आपको मुद्दा पता होना चाहिए, कि अभी आपके इर्द गिर्द जो भी मुद्दे चल रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं यूपीएससी के कौन से वाले पोर्शन में उसको अप्लाई कर सकती हूँ। अगर GS1 का कोई टॉपिक है, GS2 का है, तो अगर वो आपको कहीं से भी पता चल रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने का बस एक फ़ायदा होता है कि आपकी लैंग्वेज बनती है, लेकिन हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारी लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं है। और हिंदी में कुछ अगर मैं देखूँ तो जनसत्ता के अलावा मुझे कोई न्यूज़पेपर दिख नहीं रहा है जो आपकी लैंग्वेज बनाए, उसका एडिटोरियल बहुत कम होता है। तो आप लैंग्वेज बनाने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए कोई एक मैगज़ीन उठा सकते हैं। अगर आपको विजन पढ़ना है आप विजन पढ़ें, आपको दृष्टि पढ़ना है आप दृष्टि पढ़ें, बस जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। जैसे मुझे विजन की लैंग्वेज ठीक लगती है तो मैं विजन पढ़ती थी। अगर आपको दृष्टि की लैंग्वेज बहुत सही लग रही है, बहुत सरल लग रही है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स का हो गया। अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में GS1 में पहला सेगमेंट होता है कल्चर और हिस्ट्री जैसा कुछ नहीं है, उसने बस सिर्फ डाला है कि इतिहास और कला संस्कृति। तो उसके लिए आप जब प्रीलिम्स का पढ़ेंगे तो वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, क्योंकि कुछ पोर्शन थे जो तैयार नहीं हुए थे, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी। मेंस के लिए मैंने अलग से कोई एफर्ट नहीं डाला, लेकिन जो एक काम किया स्टैटिक पोर्शन के लिए, विजन के जो 3 साल के पेपर्स होते हैं, जैसे अगर आप इस बार का मेंस लिखने जा रहे हैं तो 23, 22 और 21, इनके स्टैटिक वाला पार्ट उठाइए और इनके पेपर्स निकालिए कि हिस्ट्री के कितने पेपर्स थे, उनको कलेक्ट कीजिए और उनको पढ़ लीजिए। मेंस में जल्दी से गो थ्रू हो जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि
विजन क्या पूछ रही है और अभी करंट में क्या चल रहा है, क्योंकि वो वही टॉपिक उठाएगा जो अभी चल रहे हैं सारे के सारे, तो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद सोसाइटी के लिए मैंने विजन का ही जो मटेरियल होता है वो पढ़ा था और उसको अपडेट करने की ज़रूरत थी, तो मैंने जो मेंस या PT 365 होते हैं, सोसाइटी वाला मेंस होता है, तो उससे उठाया जो डेटा मुझे अपडेट करने की ज़रूरत थी, वो डेटा अपडेट किया कि नोट्स में जो साइड में कॉलम होता है इनके विजन के उसमें, तो वहाँ लिख लिया कि इसमें ये डेटा लिखना चाहिए। और सोसाइटी और सोशल जस्टिस GS 2 में होता है, लेकिन इन दोनों को साथ में पढ़ना होता है क्योंकि आपस में बहुत को रिलेट करते हैं, तो आप इनको एक साथ पढ़िए और साइड में जगह छोड़ दीजिए कि करंट में कुछ चल रहा होगा तो मैं इसको क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के पिछले 1-2 साल से UPSC ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हम इस वेट में तो नहीं बैठ सकते कि नहीं पूछेगा, तो आप पढ़ लीजिए, कोई सा भी एक रिसोर्स देख लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए या विजन का कोई सोर्स देख लीजिए। मैंने विजन का सोर्स पढ़ा क्योंकि वो मुझे काफ़ी पढ़ने में ईजी लगता था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने वहीं से पढ़ी। GS 2 में जो राज व्यवस्था वाला पार्ट होता है उसके लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है। जैसे इंग्लिश में M पुरी के नोट्स होते हैं, लेकिन वो हम नहीं पढ़ सकते, वो बहुत बल्कि होते हैं। विजन के नोट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो आप दृष्टि की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको है, और हाँ, या फिर विजन के जो मटेरियल है अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे 1 या 2 या 3 बार पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक तो बहुत ईजी होते हैं कि RPA एक्ट 1951 पढ़ना है, तो उसको सिर्फ एक बार देखिए, उसको जो A4 शीट होती है उसमें लिख लीजिए कि इसमें क्या पूछेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रॉब्लम्स पूछेगा, इसके सॉल्यूशंस पूछेगा, तो आप उसमें पॉइंट इधर लिखिए कि इसकी क्या क्या प्रोविजंस है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वे फॉरवर्ड लिखिए, तो आपका तैयार है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर तो कभी नहीं पूछेगा। करंट में चल रहा है तो 1-2 धारा जो चल रही होगी वो आपको करंट में समझ में पता चल जाएगी कि मुझे लिखना है। तो पॉलिटी के लिए हो गया। और IR के लिए मैंने मेन से 65 पढ़ा, क्योंकि IR में हमेशा जो करंट में चल रहा है वही पूछा जाता है, तो IR के लिए मैंने विजन की मेन से 65 को ही पढ़ा। उसके बाद सोशल जस्टिस का मैंने बता ही दिया कि विजन का जो मटेरियल होता है वो दोनों का कंबाइंड होता है, तो आप उसको कंबाइंड में ही पढ़ें और उसको अपडेट करें। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं मेक श्योर कि आप उसको अपडेट करते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो मुद्दा चल रहा है UPSC वही पूछेगी, तो आपका स्टैटिक वाला पार्ट तैयार रहना चाहिए, लेकिन करंट में जो मुद्दा चल रहा है आप उसको उसके साथ कनेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं। तो अपने नोट्स ऐसे बनाएं कि स्टैटिक वाला पार्ट है लेकिन साइड में एक जगह छोड़े कि अच्छा ये वाला मुद्दा चल रहा है तो मैं इसमें क्या पॉसिबल आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको PYQ से आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादा नहीं होता है। मेंस में यही पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या आप सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, या अभी जो मुद्दा चल रहा है इसकी क्या संभावनाएं हैं। 2-3 एरियाज़ होते हैं, फ़ायदे होंगे, हानि होगी, तो ये ऐसे इस तरीके से। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो बैक ऑफ द माइंड ये दिमाग में रखें कि मैंने उसमें वो PYQ पढ़ा था तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है या आगे UPSC क्या पूछ सकती है इसमें, तो इसका हो गया। फिर उसके बाद GS 3 है। GS 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया है, और SNT हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। इनके 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप इसे अभी बना के इनके नोट्स बना के तैयार रख देंगे तो आपको मेंस के टाइम पे जो 3 महीने का टाइम है उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका फिक्स पैटर्न होता है कि इसके फिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी लैंड उत्तराखंड में हुआ था तो उस पर ज़रूरी है कि वो पूछेगा ही पूछेगा, लैंड सब्सिडेंस पे पूछेगा या कुछ भी भूस्खलन पे पूछ लिया, तो आपको रेडी करके रखना है कि इंडिया में कौन कौन से पार्ट में करना है, कौन कौन से पार्ट में ये होता है, आप मैप बनाइए। तो ये सारा रेडी करके रखिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मुश्किल से 10 पेजेस में आपके नोट्स बन जाएंगे कि मैं इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए, टू द पॉइंट बनाइए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने विजन का मटेरियल पढ़ा, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट था और मैंने उसी को पढ़ा। मैंने अलग से कोई नोट्स नहीं बनाया क्योंकि उनके साइड में जगह होती है, तो मैंने उसी को हाईलाइट किया। मैं वो भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसको कैसे करना है। और गवर्नेंस जो मैं भूल गई GS 2 में, गवर्नेंस के लिए क्या है, गवर्नेंस में कोर को मोटे मोटे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। गुड गवर्नेंस की क्या थ्योरी होती है, क्योंकि वो सिर्फ आपको GS 2 में हेल्प नहीं करेगा, वो आपको एथिक्स में भी हेल्प करेगा। तो आप उसके नोट्स बना लीजिए, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने जो ओनली मेंस वाला पार्ट था वो विजन से ही पढ़ा, क्योंकि मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी उसको पढ़ने में, तो मैंने वहाँ से पढ़ा। और GS 4 का रिसोर्स मैंने
GS4 के लिए मैंने विजन का थोड़ा मटेरियल देखा और दृष्टि का कुछ मटेरियल देखा, क्योंकि विजन के मटेरियल में कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं थे GS4 का जो होता है, तो मैंने दोनों को पढ़कर उसको कंबाइंड तरीके से उसके नोट्स बनाए। तो मैं मेरे एथिक्स के नोट्स हैं वो मैं डाल दूँगी, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको पढ़िए, और अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसमें ऐड कर लीजिए। और ऐसे के लिए कुछ पढ़ना नहीं होता है, मतलब बहुत कुछ पढ़ना होता है ऐसे के लिए, बस आपको कम शब्दों में अपनी बात रखनी होती है। तो और कुछ मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी है, तो फ़िलॉसफ़ी के लिए मैंने पतंजलि सर के जो नोट्स थे, हाँ उन्हीं को पढ़ा है। और मेरा सब्जेक्ट फ़िलॉसफ़ी रहा है मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में, तो मुझे इतना एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो नोट्स थे मैंने बार बार उसी को पढ़ा और PYQs लिखे। मैंने 1994 से अब तक के सारे PYQs लिखे हुए थे। तो जो मेरी आंसर बुकलेट है, मैं कोशिश करूँगी, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे फ़ोटोज़ खींच के अपने आंसर्स डालने की कोशिश करूँगी। हाँ, तो ये रिसोर्सेज़ की बात थी। आप बाकी कुछ और क्वेरी या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। हाँ, देवनागरी लिपि में कर सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको पेनल्टी मार्क्स भोगना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आपको अगर कोई वर्ड इंग्लिश में आ रहा है तो आप उसको देवनागरी में लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं। जी जी। तो मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा समराइज कीजिए इसे। क्योंकि मतलब ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा UPSC का पैटर्न चेंज हो रहा है, एक बैकअप रखना ज़रूरी है। क्योंकि आपको 1 या 2 या 3 अटैम्प्ट, जैसे मेरे तो छठा अटैम्प्ट था, तो मुझे एक प्लान भी रखना बहुत ज़रूरी था कि अगर मेरा UPSC नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो इसलिए मैंने PhD को भी साइड में रखा कि इन केस मेरा अगर UPSC में नहीं होगा तो मैं फ़िलॉसफ़ी की फ़ील्ड में कुछ ना कुछ कर लूँगी, तो इसलिए मुझे वो रखना पड़ा। SNT को 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, एक प्रीलिम्स वाला पोर्शन है, एक मेंस वाला पोर्शन है। तो SNT और एनवायरनमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रीलिम्स में हमेशा से वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बेसिक साइंस पूछती है, कि बायोलॉजी उठाकर पूछ ली, कभी-कभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आप एक कोई नोट्स या कोई कोचिंग क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो आप एक बार बेसिक साइंस देख लें, बेसिक साइंस के नोट्स बना लें, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं होता है ना, उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेसिक साइंस के नोट्स बना के रख लें। और SNT वाला जो पोर्शन है वो करंट से ही चलता है। तो विजन में जो SNT वाला PT 365 होता है या इसका अलग से कॉलम होता है, वो पूरा कवर कर लेता है। और रही मेंस की बात, तो SNT में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो आएंगे तो सबको आएंगे, और अगर वो नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आएगा। फिर वहाँ पे सबको तुक्का मारना होता है कि OLED के बारे में क्या पढ़ा था, इसके बारे में क्या पढ़ा था। तो SNT का यही है कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा उसका वेटेज रहता है, तो प्रीलिम्स में SNT को अच्छे से तैयार करना है, बेसिक साइंस भी देखनी है, SNT भी तैयार करना है। और मेंस में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मेंस में 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो मैनेज हो जाते हैं। एक उनको जैसे मेरा जब भी प्रीलिम्स नहीं होता था तो मैं 1-2 दिन तो कुछ नहीं करती थी, लाइब्रेरी जाती थी लेकिन पढ़ती नहीं थी, बस सोचती रहती थी कि अब क्या करूँगी, अब क्या करूँगी, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन होपफुली मेरा ग्रुप बना हुआ था, हम 2-3 लोग थे जो हम साथ में पढ़ते हैं, तो हम प्रीलिम्स का भी साइड में रखते थे कि क्या गलती हुई इस बार, क्या क्या रह गया, क्या नहीं रहना था, वो साइड बाय साइड चलता था। लेकिन मेंस का पढ़ती थी मैं वापस से ऑप्शन लिखना शुरू करती थी, और वापस से जो ऐसे की नई टेस्ट सीरीज जो मुझे हमेशा से लगता था कि इस बार लगानी चाहिए, तो हर अटैम्प्ट में मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा। कि पहले मैं ऐसे को बहुत ऐसे लेती थी हल्के में कि अरे ऐसे तो हो जाता है, ऐसे क्या है, ऐसे को तो लिखना होता है सिर्फ। तो हर अटैम्प्ट में मैंने ऐसे की क्लासेस ली, फिर मैंने एथिक्स को लिखा, एथिक्स के PYQs मैंने कम से कम 2 या 3 बार लिखे, क्योंकि मैंने जब जब आंसर अपने लिखे
हर बार मैंने अलग तरीके से लिखा, मेरी हर बार अप्रोच चेंज हुई। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ तो हताश मत होइए। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, स्कोरिंग नहीं होता है। जो मायने रखता है वो मेंस मायने रखता है। तो साइड में रखिए प्रीलिम्स का कि मैंने क्या गलतियाँ की, उन पे काम करने की ज़रूरत है, वो कीजिए। लेकिन मेंस को कीजिए, क्योंकि ऑप्शनल कीजिए, ऑप्शनल की कोई टेस्ट सीरीज़ लगा रखिए तो उसका प्लान बनाइए। अभी भी आपके पास दिसंबर तक का टाइम है, तो आप ऑप्शनल वाला पोर्शन या एथिक्स या ऐसे है, आप इनको इतना अच्छे से रेडी करके रखिए कि 3 महीने जो अब होंगे मेंस के लिखने वाले जो लिख रहे हैं, उनको सिर्फ ये बना बनाया मिलेगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ लिखना है। क्योंकि मैंने पहले ही जो 6 महीने थे मैंने अपने नोट्स रेडी कर लिए रखे हैं पूरे के पूरे। तो आप भी ये कीजिए कि प्रीलिम्स का थोड़ा रखिए कि मुझसे क्या गलती होगी। अगर सीसेट रहा है तो कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीसेट का जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है, वो तो कैट लेवल का पूछ रहे हैं, तो आप क्लास कर लीजिए कि मैं क्लास कर लेता हूँ, तो क्लास कीजिए। और साइड बाय साइड टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किए है ना तो उसे लिखिए। हम में से बहुत ये लोग करते हैं कि जोश जोश में इस बार ये वाली टेस्ट सीरीज भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं, तो उसको लिखिए। तो जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं छोटे छोटे टारगेट्स रखिए और उसको लिख लीजिए। तो और मेंस का पढ़िए। हाँ, जनवरी से आप प्रीलिम्स पढ़ सकते हैं। जैसे जनवरी और मई तो 5 महीने हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मेंस का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। जैसे हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, तो आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ घाटा नहीं होने वाला, वो आपको प्री में भी हेल्प करेगा और आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10-15 दिन में 2 या 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है तो। कि अगर बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स का डर नहीं है, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स का बहुत डर लगता था तो मैं छोड़ देती थी। मैं जनवरी से सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ती थी और थोड़ा थोड़ा देखती रहती थी कि मेंस का क्या है, लेकिन वही लास्ट तक जाते जाते तो मैं प्रॉपर तरीके से प्रीलिम्स पढ़ती थी। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं एमसीक्यूज़ के साथ तो जनवरी से आपको पढ़ना चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से प्रीलिम्स पढ़िए, क्योंकि ये 6 महीने हैं। अगर आपने 6 महीने बहुत ईमानदारी से पढ़ा है तो आपका ऑप्शनल, आपका ऐसे, आपके एथिक्स, क्योंकि एथिक्स की 5 से 6 टेस्ट होते हैं, अगर आपने 10 दिन इतना करके भी दिया तो आपका एथिक्स भी रेडी हो जाएगा, आपका ऐसे भी रेडी हो जाएगा और आपका ऑप्शनल भी रेडी हो जाएगा। और जीएस वाला जो पोर्शन है, जो बाकी के 3 पेपर्स हैं, वो प्रीलिम्स की तैयारी से हो जाते हैं। थोड़ा तेज बोलिए। इसके पीछे मोटिवेशन तो नहीं, लेकिन जो फैमिली सपोर्ट होता है और ख़ास करके मेरे पापा का, कि मैं हर बार ऐसा सोचती थी कि छोड़ता है ना यूपीएससी, नहीं कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पापा का हमेशा से एक ट्रस्ट रहता था कि नहीं नहीं पूजा, जिस दिन तेरा पीटी होगा ना उस दिन तेरा मेंस क्या, तेरा सब कुछ निकलेगा। ये उन्हीं के वर्ड्स थे। वो हमेशा बोलते थे कि तुम मुझसे लिखवा ले, जिस दिन तू प्रीलिम्स क्लियर करेगी ना तेरा सब निकलेगा। तो मुझे लगता था कि हाँ, मतलब पापा ने वो विश्वास दिखाया कि नहीं बेटा, इस बार नहीं तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार होगा। मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मुझे पापा ने आकर डांटा हो। एक बार है जब कोविड के बाद 2020 में मुझे 100 मार्क्स बन रहे थे जीएस में और सीसेट में मेरे 62 मार्क्स बने, तो मेरे को पापा बोलते हैं सीसेट की क्लास कर लेना, इस बार जीएस में इतना अच्छा स्कोर बन रहा था। मैंने बोला पापा हाँ करती हूँ। तो अगर मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो रहा मेरे पापा, उनका मुझ में विश्वास कि नहीं मेरी बेटी कर लेगी, इसका जिस दिन प्रीलिम्स होगा उस दिन इसका सारा निकलेगा। तो खुद पे विश्वास रखिए, कई बार सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं तो मत आने दीजिए। एक मोटिव रखिए, कुछ ना कुछ सबका मोटिव है यहाँ पे, कि किसी ना किसी वजह से यूपीएससी को हम इस फील्ड में आए हैं, उस मोटिव को बरकरार रखिए कि किस वजह से मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो वो आग मत बुझने दीजिए और उसी लगन के साथ पढ़ती रहिए। सॉरी, हाँ होता है। इस बार का GS3 का पेपर, जब हम मेंस का पेपर देके निकले सब, तो बहुत इजी लग रहा था सबको कि अरे ये तो एकदम पैटर्न अलग हो गया, क्योंकि GS3 में हमेशा नॉर्मली बहुत
ऐसा टेक्निकल पूछा जाता है, करंट रिलेटेड बहुत पूछा जाता है, लेकिन इस बार का पेपर आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा, कि 2-3 साल की तैयारी जो कर रहा है वही उन क्वेश्चंस को कर सकता था। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हम सभी को फील हुई, जो हम सब ने आंसर्स लिखे, हमने किसी ने भी टेक्निकल तरीके से उस आंसर्स को लिखा नहीं। जैसे हीट वेव वाला क्वेश्चन था, या 1-2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने नॉर्मल तरीके से लिखे, और जो साइंस बैकग्राउंड वाला था या जिसने बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को डील किया, उनको 100+ मार्क्स भी आए हैं। लेकिन जिस जनता को ये बहुत कम मार्क्स आए, उन्होंने यही फील किया कि GS3 एक ऐसा पेपर होता है, वहाँ आपको बहुत टेक्निकल लिखना होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर वहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है, अगर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस पूछा है वहाँ पे, मैं एग्जैक्टली अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसने एक प्रोसेस पूछा था जो ज्योग्राफी रिलेटेड था, तो आपको पूरा प्रोसेस बताना था, वो टेक्निकली वो प्रोसेस क्या होता है। मैंने वो प्रोसेस नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या होता है वो बताया, लेकिन टेक्निकली नहीं बताया। तो GS3 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेक्निकल तरीके से अपने आंसर्स लिखें। सॉरी, NCERTs का तो रोल पूरी यूपी, मतलब पूरा का पूरा सिलेक्शन NCERTs पे ही टिका हुआ है, तो आपको NCERTs पढ़नी पड़ेगी। NCERTs के बिना आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है, वो NCERTs से ही बनेगा। जो लैंग्वेज आती है लिखने की, वो NCERTs से ही आएगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। अगर आपका क्लास नोट से काम चल रहा है तो मुझे नहीं लगता नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के या उन टॉपिक्स के नोट्स बनाए जिसमें मैं चीज़ें रिकॉल नहीं कर पा रही थी, जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने चाहिए क्लास नोट्स के अलावा भी, तो आप बनाइए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप क्लास नोट्स आपको सफिशिएंट लग रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको नोट्स बनाने की। सिलेबस वाइज मुझे लगता है क्लास नोट्स सफिशिएंट होते हैं, कि अगर सिलेबस वाइज आपको क्लास नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं तो आप उसको अलग से कुछ मत कीजिए। लेकिन जब आप मेंस लिखेंगे तो आप उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसी में थोड़ा सा स्पेस रखिए या एक पेज ऐड कर लीजिए, तो उसी में अपडेट कर लीजिए। बार बार लिखने के बजाय ये आसानी रहेगी कि आप उसी को अपडेट कर लें। जी बोलिए। जी 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 जी। हाँ, ये तो थोड़ा मुद्दा रहता है कि एक से, लेकिन सारा करंट अफेयर्स पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स अगर पूछ रहा है तो बहुत इजी पूछेगा जो सबको आएंगे, और अगर पूछ रहा है तो ऐसा पूछेगा जो किसी को भी नहीं आएगा। वो पहली बार वहीं देखा होगा कि अरे ये कहाँ से पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस कुछ होते हैं। तो करंट अफेयर्स का मुझे लगता है कि 1.5 साल का पढ़ लेना चाहिए, जो वो साल है वो, और 1.5 साल का रखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ओपन एंडेड है कि आप कितने साल का पढ़ेंगे, क्योंकि आप फिर वो आपको याद नहीं रहेगा। तो 1.5 साल का कम से कम रखिए कि आपको ये इतना तो पढ़ना ही है। ये तो है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जैसे मेरे 5 अटेम्प्ट्स मैंने जयपुर से दिए, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई युद्ध पे जा रही हूँ। इसको दही खिलाओ, इसको गर्मी ना लगे, इसको ये ना लगे, इसको वैसे भेजो, तो एक मॉरल प्रेशर अपने आप आता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने घर पे बताया नहीं कि इस बार का मैं प्रीलिम्स का अपना सेंटर दिल्ली डाल रही हूँ, तो मैंने फरीदाबाद डाला। तो मेरे पापा को इतना दुख हुआ कि अरे, अब तो मैंने बोला पापा मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तो ये कोशिश कीजिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि वो, उनको लगता है ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, वो सपने पालने लगते हैं कि हमारा बेटा UPSC क्रैक कर लेगा, हमारी बेटी कर लेगी। तो आप उनको थोड़ा बताइए कि हम इस जर्नी में हैं, लेकिन ये आपकी भी जर्नी है, आपको भी वो सब फेस करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, उनको बताइए। बाकी रिलेटिव्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मम्मी पापा को समझा सकते हैं। तो मम्मी पापा से बात कीजिए, उनको बताइए कि ये जर्नी है, इस जर्नी में कई बार एक साल 2 साल, जैसे मेरा एग्जांपल दीजिए कि आज एक आई थी, उसको 6 साल लगे थे, तो हम किस लिए होते हैं, हम इसलिए तो होते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए, उनको बताइए कि सिर्फ अकेली मेरी जर्नी नहीं है,
आप लोगों ने मेरे को इसमें डाला तो आपको भी सहना पड़ेगा। उनको बताओ कि यूपीएससी मैं अकेले नहीं दे रहा हूँ, कि आपको भी देना पड़ रहा है ये। तो आप उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि ऐसा नहीं होता है, ये एग्ज़ाम थोड़ा अलग है। और हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका सोशलाइजेशन अलग हुआ है, हम सब हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसा नहीं है ये थोड़ा होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया, दूसरा अटैम्प्ट में निकल गया, अच्छी बात है निकल रहा है, लेकिन हम सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है। किसी को वक्त लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हम में कमी है, कमी रह रही है तो हमारी स्ट्रेटजी में कमी रह रही होगी। तो अपने मम्मी पापा से उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि इस बार ये कमी रही, अगली बार इस पे ध्यान दूंगा, इस पे काम करूंगा। वही है, इसलिए तो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस खुद के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी बोलना है कि थोड़ा बैलेंस रहिए, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, तो बात कीजिए। नहीं नहीं, ये तो नहीं करना है, इतना डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो घर से दूर रहिए, जहाँ एकदम माहौल वैसा है कि आप वैसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो वो मत होने दीजिए, उस पर काम कीजिए, बुक्स पढ़िए, कुछ लिखिए कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही है और ख़ुद को मोटिवेट रखिए। मम्मी पापा से बात कीजिए, अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर उनसे अलग होकर पढ़िए क्योंकि अगर यूपीएससी करना है तो उनसे अलग होकर पढ़िए। ये सॉरी, एक बार इनसे पूछ। आईआर के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। मैंने ये विजन के जो मेन से 65 होता है जो हर साल निकालते हैं वही पढ़ा है, क्योंकि उससे कवर हो जाता है। आईआर में बेसिकली यही होता है कि जो करंट में जो चल रहा है, अगर पीटी के हिसाब से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको प्लेसेस देख लेना है कि करंट में कौन कौन से चल रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका हो गया या अफ्रीका के कुछ मेन अभी जो करंट में न्यूज़ है, तो आपका ये ड्यूटी है कि आप उसको एटलस में जाइए और एटलस में देखिए। तो अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आईआर में उसका एटलस में देखिए, उसका क्या हिस्ट्री है, उसका क्या कल्चर रहा है, और इंडिया से अगर उसका पहले कुछ रिलेशन रहा है तो वो भी देखिए। और मेंस के लिए आईआर में इतना वेटेज होता नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी तो इतना भी नहीं बन पाता है। तो आईआर के लिए यही है, आप मेन से 65 पढ़िए, करंट पे थोड़ी सी होल्ड रखिए अपनी, और प्रीलिम्स के लिए एटलस देखते रहिए। थियरी पार्ट देखना होता है बेसिक, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन हो गया, जो लुकीस पॉलिसी है, वो सारा उसमें कवर हो जाता है। जो विजन मैंने वहीं से पढ़ा। जैसे विजन का जो मटेरियल होता है उसमें क्या करते हैं, वो स्टैटिक वाला पार्ट डालते हैं, जो ये अलग अलग से बॉक्स बनाते हैं उसमें वो डालते हैं कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, लुकीस पॉलिसी क्या है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अलग से स्टैटिक वाला पार्ट देखना है तो शायद उसके भी नोट्स आते हैं कि आईआर का आपको क्या पढ़ना है, तो आप स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको करंट से चीज़ें कैसे रिलेट करनी है। हाँ हाँ, प्रीलिम्स में ये प्रॉब्लम तो आती है कि मेरे साथ होता था ऐसा कि जो मैंने पहली बार टिक किया वो मेरा हमेशा सही होता था, लेकिन मैंने क्या किया कि नहीं सेकंड थॉट आया उसको गलत किया। तो ऐसा मत कीजिए। जैसे पेपर सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि पहले आपने पेपर देखा, तो जैसे आपको कोई भी सेट आया, स्टार्टिंग का पेज बहुत ही टफ है तो थोड़ी सी हवाइयाँ तो वहीं उठ जाती है कि अरे ये क्या हो गया इसमें। तो कुछ नहीं है, खुद को काम डाउन रखना है और बोलना है कि नहीं अगला पेज ठीक होगा। अगला पेज देखिए, अगले पेज में अगर आपको कुछ दिख रहा है और अगर आपको वहाँ का क्लिक हो रहा है कि इसका आंसर यही होगा, तो बिलीव कीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कहीं पढ़ा है और वो सही रहेगा। तो कीजिए, ये करना है। और जो आप बोल रहे हैं कि आपके गलत होता है, तो लैक ऑफ रिविजन होता है कई बार, तो आप बार बार पढ़िए, आप देखिए कि आपके कौन से वाले गलत हो रहे हैं। तो अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये वाला गलत मेरा शायद इस वजह से हो रहा था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ये देखें कि आपके क्वेश्चंस किस वजह से गलत हो रहे हैं। रिवीजन की वजह से गलत हो रहे हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंग्जाइटी की वजह से हो रहे हैं तो आप खुद को काम रखें। और अगर कुछ सिली मिस्टेक्स है कि बबल करने में हो गया, तो पढ़ने से ज़्यादा प्रीलिम्स में ज़रूरी है कि आपके नेगेटिव किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि पेपर सबके सामने एक जैसा ही होता है। जिसके नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं वो नहीं कर पाता है। तो अपनी गलतियों को देखें
कि इस बार मेरा प्रीलिम्स किस किस वजह से नहीं हुआ। अगर सीसेट में भी नहीं हुआ तो कॉम्प्रिहेंशंस में देखिए कि मैंने क्या गलती की, कहीं मैंने हड़बड़ी में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो प्रीलिम्स में सबसे मेन जो बात है वो यही है कि आप अपनी गलतियों को देखें, हर बार गलतियों से सीखें। कि जैसे इस बार का प्रीलिम्स अगर आप लोग का नहीं हुआ है तो आप ये देखें कि मेरा किस वजह से नहीं हुआ, मेरा ये वाला पोर्शन कहीं कुछ वीक तो नहीं रह गया, अगली बार मैं इस पर काम करूँगा। तो अपनी गलतियों को देखें और अपनी गलतियों से सीखते हुए फिर उसको अगली बार ना दोहराएं। इकोनॉमी के लिए जो आप बता रहे हैं सिलेबस में, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ भी है, ये सारा है, तो विजन के नोट्स हैं इकोनॉमी पार्ट 1 और इकोनॉमी पार्ट 2। वो इतने मोटे मोटे हैं, बहुत बल्कि है वो हाँ, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ना है, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बस उसमें से कॉन्सेप्ट देख लेना है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है तो उसकी डेफिनेशन है। और सही बताऊँ, इकोनॉमी वाले पार्ट में जो उन्होंने जैसे नोट्स बनाए हैं, इकोनॉमी का मेन से 65 आता है, वो उसी सेगमेंट में डिवाइड करके उसके नोट्स बनाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खुद देखिए, PYQ देखेंगे या आप खुद सोचें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या पूछेगा। NMP और NIP अभी जो चल रहा है, या तो पूछेगा इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या इसको सिलेबस के किसी टॉपिक से कोरिलेट करके पूछेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सोशल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉलिटी से रिलेट करके पूछ लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सोशल डेवलपमेंट में या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बैठकर सिलेबस है उसको एनालाइज करें कि इसके कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। और वो कब होगा, जब आप PYQs देखेंगे कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, तो मुश्किल से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 या 2 बनेगा, या तो 10 मार्क का बनेगा या 15 मार्क का बनेगा। अगर वो करंट में चल रहा है तो ही बनेगा। तो उससे मुश्किल से क्या पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, आप इसके क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं, और अभी बजट में या गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है जो आपको वहाँ लिखनी है क्योंकि ये हेल्प कर सकती है, तो आपको वो देखना है। तो ऐसा नहीं है, उस नोट्स को अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप खुद देखिए कि उसको पूरा नहीं पढ़ना है, उसको खुद को मेन मेन चीज़ें हाईलाइट कर लीजिए और उड़ाते जाइए कि नहीं नहीं इसको छोड़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट इतना फोकस में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके 1 या 2 क्वेश्चन बहुत फिक्स है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वो जो बहुत बल्कि नोट्स हैं उनको छोटे कर लीजिए। कि मैं इसको टॉपिक वाइज ऐसे करता हूँ कि इंक्लूसिव ग्रोथ का 1 क्वेश्चन बनेगा, GS2 या GS3 से कनेक्ट करके भी पूछेगा, GS1 से, तो कैसे पूछेगा। तो हम्म हम्म ये आंसर राइटिंग से आ जाता है। जैसे मुझे अभी भी याद आता है, इस बार का जो मेंस था उसमें कम से कम इतना बड़ा क्वेश्चन था और वो 4 या 5 पार्ट में डिवाइड था। अब मैं सोचूं कि इसको कैसे लिखना है, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप वो अपने आप सीख जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, उसको कैसे आंसर्स में लिखना है। तो अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि इसको ऐसे करना है, तो आप या तो भूल जाएंगे या आपको याद नहीं रहेगा। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वो आंसर्स लिखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने पिछले साल का मेंस का पेपर और पिछले 3-4 साल के मेंस के पेपर एक बार देख लें, और ना सिर्फ देखें, उसको लिखें। क्योंकि आप जब लिखेंगे ना तो आपको खुद को समझ में आएगा कि अच्छा आंसर्स ऐसे लिखने होते हैं। क्योंकि पहली बार में, दूसरी बार में नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्या लिखना है। जैसा भी आ रहा है वैसा लिखिए, लेकिन टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो टॉपर्स की कॉपी में आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फिर उसको इस छोटा सा डिवाइड करना है। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है कि हेडलाइन डालिए जो क्वेश्चन में थी, फिर उसको थोड़ा लिखिए, फिर वापस से डालिए, फिर लिखिए। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को स्ट्रक्चरिंग कीजिए कि इसकी डिमांड ऐसी है तो मैं इसको ऐसे स्ट्रक्चर करूँ। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, मैपिंग के लिए नोट्स बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि जैसे करंट में कोई मुद्दा चल रहा है, सपोज़ कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर किसी यात्रा पे गए हुए हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने न्यूज़ में जो जगह पढ़ी है आप तब के तब एटलस में जाइए और उसको देखिए कि वो कहाँ है। तो आपके जो रूटीन में बनेगा ना, आपकी हैबिट में आ जाएगा कि मैंने कुछ भी पढ़ा आज, मतलब न्यूज़ में कोई भी नाम पढ़ लिया कि अफ्रीका का ये गुयाना पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, आज यहाँ ये हुआ। तो आपकी ड्यूटी है कि आप सिर्फ वो न्यूज़ ना पढ़ें,
आप उसको मैप में जाके, एटलस में जाके देखें कि ये इस कॉन्टिनेंट में है, इसका कुछ हिस्ट्री रहा है या यूपीएससी ने पीवाईक्यू कभी पूछा है क्या। तो आप ऐसे करने, ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके रूटीन में बन जाएगा और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी देखेंगे न्यूज़पेपर में तो आपको हैबिट आ जाएगी कि ओ मुझे एटलस देखना है, तो आप एटलस में जाके देखेंगे और एटलस में लिख लीजिए। स्टिकी नोट्स होते हैं, उसे स्टिकी नोट्स में लिखिए कि अभी न्यूज़ में ये जगह क्यों चल रही है। तो नोट्स बनाने से अच्छा है कि मैप में जाइए, मैप में ही लिख लीजिए किससे रिलेटेड यही है, ये इस न्यूज़ में था, स्टिकी नोट्स बनाइए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। हम्म 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 ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। ये आपने सही बोला कि जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। या तो वो प्रॉब्लम्स पूछेंगे, अगर प्रॉब्लम्स नहीं पूछ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स को डाल के आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे चाहती है कि जो गवर्नमेंट है या यूपीएससी है वो चाहती है कि एक एस्पिरेंट में ये वाली अप्रोच होनी चाहिए कि वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स तो देखे ही देखे, साथ में सॉल्यूशंस भी देखे। तो जीएस में ये सही बात है कि प्रॉब्लम्स होगी, प्रोज एंड कॉन्स होंगे और उसका सॉल्यूशन होगा, वे फॉरवर्ड होगा। तो पूरे आंसर्स इसी फॉर्मेट में लिखने हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे सिर्फ ये तो गवर्नेंस में हम लिख देंगे कि विशेषज्ञों की कमी है, शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा ना, आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग की ये सिफारिश थी, इसके लिए इसकी ज़रूरत है, इसका गठन करने की ज़रूरत है। तो एक टाइम पर आकर आंसर राइटिंग से आपको सिर्फ इतना हेल्प होगी कि आपको पॉइंट्स जनरेट करना आ जाएगा। आप अभी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पॉइंट्स जनरेट करना बहुत आसानी से आ जाएगा कि जैसे 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 या 4 पॉइंट्स होने चाहिए और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके पास एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट्स होने चाहिए। तो पॉइंट्स जनरेट आप कर लेंगे, लेकिन आपको एडिशनल मार्क्स लाने हैं, आपको अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छा दिखाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा डालने पड़ेंगे, आपको रिपोर्ट डालनी पड़ेगी, आपको फैक्ट्स डालने होंगे। अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिसर्च है, कोई ऐसा है, अलग अलग फाउंडेशन है, तो आपको अपना आंसर्स अच्छा क्रिएटिव बताने के लिए ज़रूरी कि आप अपना डेटा डालें। तो ये आपने बहुत सही बात पहचान ली कि इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, आप पॉइंट्स भी जनरेट कर लेंगे, लेकिन आपका आंसर्स औरों से कैसे अच्छा होगा, क्योंकि ये तो सब लिखेंगे, ये तो जेनरिक पॉइंट्स है, सबको पता होता है। तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेटा डालें, आप फैक्ट्स डालें। और वो कब होगा, जब आप रेगुलर आंसर राइटिंग करेंगे और अपने जो नोट्स हैं या जो भी आप रिसोर्स पढ़ रहे हैं उसको अपडेट करें। हम्म वही तो, इसलिए जो भी बात कहे वो फैक्ट्स के साथ कहें, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट और वो आपसे डिमांड भी कर रही है कि आप विदाउट डेटा या विदाउट फैक्ट्स कुछ ना बताएं। तो जो भी लिख रहे हैं उसका एक डेटा, एक फैक्ट, कुछ ना कुछ डालें। इंटरव्यू में, मेरा इंटरव्यू 30 से 35 मिनट चला और मुझसे बहुत सिचुएशन बेस्ड और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए कि आपको अपने स्टेट का सीएम बना दे तो आप क्या करोगी, आपको अपने ज़िले का डीएम बना दे तो आप क्या करोगी। और मुझसे ये भी जानने की कोशिश की कि मैं कितनी इंक्लूसिव हूँ, कि आपके डिपार्टमेंट में कोई ट्रांस पर्सन है तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा बहुत ओपन एंडेड था और पर्सनली मैंने जो फील किया वो यही था कि मॉक टेस्ट देने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स भी पढ़नी चाहिए, लेकिन वो जो पैनल है वो आपको 5 या 7 मिनट देगा, वो कंफर्टेबल करवाएगा और आपकी जो पर्सनैलिटी बनी है 26-27 साल में वो उस 30 मिनट में खोल लेता है पूरे। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस इतना रखना, मतलब सॉलिड रखना है, आपको इंक्लूसिव रखना है कि आपसे कोई बात करना चाहे तो आप हर एक वर्ड बहुत सोच समझ के बात करें। कि हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, हम मॉक इंटरव्यूज़ दे लेते हैं कि हम हमारे डर को थोड़ा करेंगे। मॉक इंटरव्यूज़ से आप झिझक आपकी खुल जाएगी, आप उनके सामने बोलना सीख जाएंगे, लेकिन आप जो पर्सनैलिटी है ना वो आपसे निकलवा लेते हैं। आप कितनी ही कोशिश करो वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप ये होते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू सबका पर्सन टू पर्सन अलग होता है, किसी से फैक्ट्स पूछेंगे, किसी, क्योंकि वो जान लेता है
कि यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमसे बहुत उम्र में बहुत बड़े होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो जर्नी है यूपीएससी वाली, प्री, मेंस और इंटरव्यू की, ये कोई अलग-अलग नहीं होती है। ये सब साइमल्टेनियसली एक साथ चलती है। तो अपना थॉट प्रोसेस हमेशा एनालिटिक वे में सोचें कि मैं जो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, वो मैं सामने वाले को कैसे समझा सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, और मेरा थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो रहा है। ये जर्नी सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं है, ये आपको एक अलग ही आपका थॉट प्रोसेस बनाएगा, क्योंकि आप मेंस क्वालिफाई करके जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास ये रहेगा कि मैं कैसे सोचूं, मैं क्या करूं, तो आपको वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा। तो इस जर्नी को बहुत अच्छे से रिलैक्स होके, खुश होके कीजिए जो भी कर रहे हैं। कि पढ़ रहा हूँ तो बहुत ऐसे बर्डन की जैसे नहीं कीजिए। जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मत पढ़िए, दोस्तों के साथ चिल कीजिए, कुछ पढ़ने का लिखने का मन कर रहा है तो। लेकिन मैंने इतना ही जाना कि इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनैलिटी निकलवा लेते हैं। हम्म जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदी मीडियम वालों का पैनल अलग ही रखते हैं। जैसे जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मैंने आसपास देखा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, तो वो इतना इतना हाँ। हम्म कुछ कुछ पैनल होते हैं, जैसे सत्यवती मैम को हिंदी नहीं आती है, तो वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन इतनी हैबिट में आ जाती है, कोई बहुत टफ इंग्लिश में नहीं पूछते हैं। जैसे मुझे शुक्ला सर का बोर्ड था, तो उन्होंने भी मुझसे एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर प्लीज़ आप रिपीट कर दीजिए, और एक ट्रांसलेटर होता है, वो आपको बोलेंगे कि आपको एक बार में, दो बार में नहीं समझ में आया तो बोलते हैं हम ट्रांसलेटर मंगवाएं, तो बाहर ट्रांसलेटर बैठा होता है, वो ट्रांसलेटर को बुला लेता है। तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो एकदम नॉर्मल इंग्लिश में पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एकदम बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ इसको रिपीट कर दीजिए। अगर रिपीट करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ट्रांसलेटर बुला दीजिए, मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि वो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक ट्रांसलेटर रखते हैं कि वो किसी को नहीं समझ में आया तो उसके फ्यूचर के साथ नहीं खिलवाड़ होना चाहिए। तो इतना यूपीएससी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती है। स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज कोई ऑनलाइन या कोई वेबसाइट मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, पीआईबी हो गई, तो वो मैंने फॉलो की, और वो लगता है कि सबको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंटेंट या कुछ मटेरियल मिल जाता है। आपकी आवाज़ मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ देख सकते हैं, लेकिन जो हम मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं वो वहाँ पे भी कवर हो जाती है। मतलब मैं देखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो इतना बल्कि होता है। लेकिन जब मंथली मैगजीन्स देखती थी तो वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है, तो मैंने इतना एफर्ट डालने की कोशिश नहीं की। मेरे को मंथली मैगजीन्स में मिल जाया करते थे तो मैंने वहाँ से देख लिया। लेकिन देख सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है और आपके पास वक्त है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। केस स्टडीज़ के लिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वही था। आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए, और जो 3-4 अलग अलग अप्रोच होती है वो अप्रोच अपना सकते हैं। और केस स्टडीज़ के लिए या फिर मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है उसकी हम ये अप्रोच कर सकते हैं कि डिवाइड करें। कि मैं पहले क्या करती थी, 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो पहले करती थी कि 110 मिनट में मुझे सारे 10 क्वेश्चंस करने हैं। जो बचा हुआ टाइम है 70 मिनट, उसमें मुझे जो 10 मार्क वाले 7 मिनट में 10 क्वेश्चन है वो उसको करना है, तो मैं 70 मिनट, मैं 110 मिनट और 70 मिनट ऐसे डिवाइड करती थी। GS1, GS2, GS3। और GS4 में क्या करती थी कि एक केस स्टडी को आपको कम से कम 15 मिनट्स तो देने ही हैं। तो 90 मिनट्स में मैंने केस स्टडीज़ की, बाकी के जो बचे 90 मिनट्स हैं उसमें मुझे थ्योरी वाला पार्ट करना है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे इसी बार हुआ, यूपीएससी ने एक ही क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन पूछ लिए। तो जब इधर जाके देखा तो कईयों को लगा कि ये तो 90 मिनट्स में हो ही नहीं सकता है। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, कि हमें हमारी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। तो जो भी स्ट्रैटेजी रखें एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए पेपर को कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, और अपनी स्पीड फास्ट रखिए, क्योंकि एथिक्स में सबसे मेन रोल यही होता है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता। आप केस स्टडीज़ को एकदम इतना उसमें क्वालिटी करने की इतनी कोशिश करते हैं कि आपका आधा सा टाइम वहीं चला जाता है।
तो ऐसा नहीं है, कोशिश कीजिए कि बहुत फास्टली लिखें, टू द पॉइंट लिखें, जितना पूछा जा रहा है उतना लिखें। मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी। जी हाँ। करंट अफेयर्स के लिए जो मंथली मैगजीन्स होती थी, जब वो आ रही है तो एक बार मैं खुद के लेवल पे पढ़ लेती थी उसको जल्दी से गो थ्रू। फिर क्योंकि उसको पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है, वो अकेले नहीं पढ़ सकते, तो अगर आपका कोई ग्रुप है, आप किसी के साथ पढ़ती है, तो उसे एक बार डिस्कस कर लीजिए। उसको डीपली नहीं पढ़ना है, जैसे मेंस के लिए अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है, प्रीलिम्स के लिए अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है। तो आपका कोई ग्रुप है तो आप उसके साथ पढ़िए कि मैंने पॉलिटी वाले सेक्शन में ये पढ़ा, इसको ऐसे इतने फास्टली पढ़ना है। तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मैंने मंथली कोई मैगज़ीन उठाई, उसको पढ़ा और फिर मेरा जो ग्रुप था उसके साथ डिस्कस कर लिया। नहीं, डेली तो मैं नहीं पढ़ पाती थी। हाँ, डेली कोशिश करती थी, टाइम टेबल में एक होता था कोना कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स थोड़े बोरिंग होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो तो मंथली मैं जब वो आती थी विजन की मैगज़ीन तो देख लेती थी, और मेरा जो ग्रुप था हम करते थे कि यार ये इसको तो करना ही है, क्योंकि अकेले नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते थे। जैसे पहले से ऐसा सोच कर नहीं चलना है कि वेबसाइट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या हुआ कि कोई टॉपिक है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है पढ़ते पढ़ते, तो हमने क्या किया, उसको गए गूगल पे, गूगल किया उसे, तो उस वेबसाइट का नाम वहाँ डाल सकते हैं क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। या कोई भी टॉपिक लिया तो उस पर यूपीएससी इन हिंदी डालेंगे तो जितनी भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स है ना सारी, वो आ जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए आपको कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं आया, साइक्लोन नहीं आया, आपने साइक्लोन यूपीएससी इन हिंदी डाला, हिंदी में मत डालिए, ऐसे ही डाल दीजिए, तो जितनी भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स है ना उसमें आ जाएगी। तो आप उसमें देखिए कि रिसेंट कौन सा है, बहुत पुराना मत देखिए। अगर 2022 का अभी उस किसी ने अपडेट किया है तो उस पर क्लिक कीजिए और वैसे पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए बजाय किसी वेबसाइट पे जाने की, क्योंकि वेबसाइट पे तो आपको बहुत सारा मटेरियल होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो टॉपिक वाइज जाइए और उसमें समझ में आ जाएगा कि अब करंट में मुद्दा क्या चल रहा है, तो उसको गूगल कीजिए, गूगल पे यूपीएससी डालिए तो उसमें समझ में आ जाएगा कि अभी ये बहुत हॉट टॉपिक है। तो ऐसे बजाय वेबसाइट पे जाने के टॉपिक डालिए तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी। मुझे लगता है ये थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी का हर साल होता है कि एक साल कॉम्प्रिहेंशंस बहुत टफ डालेगी, एक साल कॉन्ट बहुत टफ डालेगी। तो मुझे लगता है दोनों की तैयारी बराबर करनी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि अगली बार क्या होगा। तो कॉम्प्रिहेंशंस अपने तैयार रखिए, कॉम्प्रिहेंशंस कोशिश कीजिए कि 40 टू 45 मिनट्स में एक बार हो जाए। मैंने पीवाईक्यूज़ किए थे 2013 से 2022 अब 23 तक। तो प्रीलिम्स से 10 दिन पहले मैं जो यूपीएससी के पेपर्स हैं 2013 से 22 तक के वो लेके बैठती थी, क्योंकि ताकि यूपीएससी की लैंग्वेज बने, ताकि हमारी हैबिट हो, क्योंकि विजन के या जितने भी पेपर्स होते हैं उनके कॉम्प्रिहेंशंस की लैंग्वेज यूपीएससी से थोड़ी ईजी होती है, वो इतनी टफ हो नहीं पाती। तो पेपर से पहले जो बचे हुए 10 या 15 दिन हैं तब पढ़ने का इतना मन भी नहीं करता, मतलब ठीक ठाक सा थोड़ा डर लगा रहता है। तो मैं क्या करती थी, सी सेट का पेपर है यूपीएससी का, वो लेके बैठती थी और रोज़ उसको सॉल्व करती थी कि कैसे करना है। तो उसके कॉम्प्रिहेंशंस देखे मैंने, ताकि मेरे को समझ में आता था कि यूपीएससी की क्या लैंग्वेज है और यूपीएससी कैसे पूछती है, क्योंकि यूपीएससी आपको हिंट देती है कॉम्प्रिहेंशंस में। और एक बात ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ कॉम्प्रिहेंशंस ऐसे होते हैं जो यूपीएससी जानबूझ के डालेगी कि बच्चा इसमें अटक जाए, और इसमें अटकेगा तो इसका टाइम जाएगा। तो पहले रीडिंग में देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको वहीं छोड़िए, फिर अगले कॉम्प्रिहेंशंस पे जाइए, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरे पे जाइए, क्योंकि क्या हो सकता है लगातार 3 टफ डाले, तो अटकना नहीं है, उसको वहीं छोड़ना है, क्योंकि 27 भी पूछे हैं तो 24 पैसेजेस बहुत ईजी होते हैं। तो इसकी अप्रोच रखनी है, सी सेट में रुकना नहीं है, नहीं आ रहा छोड़ना है, आगे जाना है, क्योंकि मुश्किल से 30 क्वेश्चन करने हैं अगर आपके सही हो रहे हैं तो सी सेट की यही अप्रोच है। मेरे अटैम्प्ट अच्छे खासे हो जाते थे, मेरे 55 के आसपास अटैम्प्ट होते थे। हम्म
सेकंड सेकेंड ईआरसी की रिपोर्ट के जो मोटे मोटे प्रोविजंस है ना, वो एक बार देख लो, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं। और जब आप ये विजन के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, आप टेस्ट पेपर्स देखेंगे ना, उसमें वो डाल देता है हर प्रॉब्लम के अलग अलग सेकेंड ईआरसी, जैसे एथिक्स का, गवर्नेंस का। तो आप ये सारे पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड ईआरसी की कौन कौन सी रिकमेंडेशन है जो आपको लिखनी ही लिखनी है। तो उसको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप टॉपिक वाइज या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको देखिए। तो एक A4 शीट लीजिए, उसको सेकेंड ईआरसी लिखिए और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि एथिक्स वाले पार्ट में मुझे सेकेंड ईआरसी के बारे में क्या क्या लिखना है, और गवर्नेंस वाले पार्ट में मुझे क्या क्या लिखना है। जैसे गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ हो गया तो वो पढ़िए, पूरी मत पढ़िए, जहाँ जहाँ टॉपिक वाइज जैसे मिल रहा है वो देखिए। और गूगल कर सकते हैं, कुछ कहीं समरी होगी, कुछ होगी, तो वहाँ से उसके पॉइंट्स उठाइए और एक बार उसको A4 शीट में लिख लीजिए, तो आपको हमेशा के लिए मेंस में हेल्प करेगा। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट को कम कैसे करें जो पढ़ रहे हैं, तो वो सबका अलग अलग होता है। जैसे आपका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा कि जो आपको बहुत स्ट्रांग है, सपोज़ करते हैं आपको हिस्ट्री बहुत ठीक लगता है, तो आप हिस्ट्री को लिमिटेड कैसे कर सकते हैं? आप उसको लिमिटेड उस सेंस में कर सकते हैं कि आपको कौन सी वाली चीज़ सबसे अच्छे से याद हो रही है और कौन सी वाली नहीं याद हो रही है। तो लिमिटेड कहने का मतलब ये है कि सिलेबस लिमिटेड नहीं होगा, आपकी समझ कितनी लिमिटेड, मतलब उसको समझ पा रही है। तो जैसे मिडिवल मेरा पोर्शन हमेशा से वो रहा, वीक रहा, तो मैं क्या करती थी कि एंशंट मेरा ठीक होता था, तो एंशंट के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए और मिडिवल के लिए मैंने नोट्स बनाए। और किसी सिलेबस को या किसी सब्जेक्ट को लिमिटेड करने का सबसे अच्छा अगर सोर्स है तो वो PYQ है। आप PYQ में जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि मौर्य वाला तो मैं कर सकता हूँ, यादवास भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप आएंगे कि यार मुग़ल वाला पार्ट है या दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है, वो मेरा टफ़ हो रहा है, मुझे नहीं है ये, इसको करना पड़ेगा। तो आपका लिमिट कैसे होगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको मत पढ़िए, आप उसका एक टाइम रखिए कि मैं इसको इसी वक्त में पढ़ूंगा। तो आप मिडिवल पे थोड़ा फोकस कीजिए, तो आपका टाइम बचेगा। आप जो उसमें जहाँ 2 घंटे लगा रहे थे आप उसमें यहाँ लगाइए, तो आपका ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आपके लिए वो लिमिटेड हो जाएगा कि आपको अब दोनों को बराबर पढ़ने में टाइम लग रहा है। और PYQs पढ़ेंगे तो आपकी समझ बनेगी कि अच्छा मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, मुझे इसको छोड़ना है, ये वाला तो कभी पूछा ही नहीं UPSC ने, और इस तरीके से तो पूछते ही नहीं है। तो PYQ सबसे अच्छा रिसोर्स है कि आपका जो पढ़ा हुआ पूरा सब्जेक्ट है वो कैसे छोटा कर सकें, ताकि आपको मेंस में या प्रीलिम्स में दिक्कत ना आए। क्योंकि रिवीजन करने के वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि मैं इसको कैसे छोटा करूं, इसको कैसे लिमिटेड करूं। तो इसमें आपको PYQs बहुत हेल्प करेंगे। हाँ, जैसे मैं याद करने की कोशिश करूं, पॉलिटी में एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला, या तो वो क्वेश्चन में रहेगा और उसका आंसर ऑप्शन में रहेगा। अगली बार क्या होगा, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देंगे और उसको कर देंगे। इसी तरीके से हम वो देखें, हिस्ट्री में पिछली बार चंद्रलास का क्वेश्चन पूछा गया था, नानुक, तो हमें ये तैयार रहना था कि इस बार मिडिवल में उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा कि उन्होंने जय शक्ति डाला था, चंडेला नानुक डाला था और भोज डाला था। तो वो सीधे सीधे हिंट दे रहा था कि वो 8वीं शताब्दी से अब 9वीं या 11वीं शताब्दी में जाएगा। तो इस बार का जो क्वेश्चन था होयसला वाला, यादवास वाला, कि ये किससे रिलेटेड है, उसका आंसर शायद नन ऑफ द अबोव है, क्योंकि वो चारों ही उससे रिलेटेड नहीं है। एक ये हो गया, और एक और मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आपस में बहुत को रिलेट करते हैं। बुद्धा वाला जो अवंती का पूछा उन्होंने, और पद्म पानी वाला, शायद मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, उसमें क्वेश्चन था कि जो
बुद्धा के पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, ये सारे थे, वो तीनों सेम होते हैं। उसमें एक अलग था फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेयी वाला। उसी को उन्होंने क्या किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आगे बोधिसत्व पूछ लिया। तो यूपीएससी आपको एक थीम दे रही है कि अगर उसने इस बार बुद्धा का कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको इसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसने फ्यूचर बुद्धा पूछा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आगे आने वाले पेपर में इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। तो उसने बोधिसत्व का क्वेश्चन पूछ लिया, बोधिसत्व को ऑप्शन में डाला, फिर बाद में उसी का क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी बहुत नया पेपर नहीं बनाती है। वो यूपीएससी आपको अपने पीवाईक्यूज़ में ही हिंट दे रही होती है कि मैंने इस बार ये हिंट दिया है, आप अगली बार इसको तैयार करके आइए। तो पीवाईक्यूज़ का सबसे मेन जो काम होता है वो यही होता है कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है, आपका टाइम बच जाता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बाकी मैं अभी इतने क्वेश्चन नहीं याद कर पा रही हूँ क्योंकि पेपर देखे बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कैसे मैंने उसको एनालाइज़ किया, मैं उसकी जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बता देती हूँ, आप ये लिख लीजिए, t.me पूजा मीना IAS, t.me, ये है यहाँ लिखने का। मैंने इस पे अभी अपनी कुछ आंसर कॉपीज़ डाली है। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं अपने पीवाईक्यूज़ की फ़ोटो खींचकर मैं डालूँगी कि कैसे हम जो ऑप्शंस है उसको कैसे एनालाइज़ करें और कैसे देखें। और आपको बाकी कोई भी क्वेरी हो आप इस पे डालिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे सॉल्व करूँ और आपको आगे गाइड करती रहूँ। मेरी स्ट्रेटजी से अगर आपको कोई भी हेल्प होती है तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। बाकी और कोई प्रॉब्लम या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं जी। आपकी मैं आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ, आप आगे आके बोल सकते हैं। एनसीईआरटीज़ जैसे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं, जैसे ज्योग्राफी लेते हैं, मेरे ज्योग्राफी में कुछ कॉन्सेप्ट्स में मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ज्योग्राफी मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगी कि 6 to 12 आप पढ़ लीजिए क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करता है, आपकी लैंग्वेज बनती है और आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 6 to 12 पढ़ लीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स की 11th 12th की या जो 9th 10th की है वो देख सकते हैं। हाँ, मैं मतलब 8 से 9 घंटे पढ़ लेती थी और अपना टारगेट्स वो करती थी डिवाइड कि मुझे आज दिन में कौन कौन से टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो कुछ टाइम अपने ऑप्शनल के लिए रखती थी, कुछ टाइम राइटिंग के लिए रखती थी और कुछ टाइम जो पीटी वाला सेक्शन है उसके लिए रखती थी। और 30 to 35 मिनट्स सीसेट वाला पोर्शन रखती थी कि रात में जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं सीसेट के कुछ पीवाईक्यूज़ देख लिए या सीसेट के कुछ कॉम्प्रिहेंशंस कर लिए 5 से 6। तो हाँ यही है, 8 से 9 घंटे पढ़ लेती थी सारा काट पीट के। और बाकी बस वही जो 8-9 घंटे नींद लेते हैं सब। आप कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? एथिक्स में? आप मुझे एग्जांपल दीजिए एक बार कि जैसे कैसा क्वेश्चन।
आप वो जो फ्रीडम लिबर्टी उसके बारे में होता है उस, हाँ हाँ, अच्छा। वैसे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं या तो वो आपको आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो तो पूरे नॉलेज बेस्ड पे होते हैं उस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब पेपर पे जिस वक्त हम पेपर दे रहे हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम पीवाईक्यूज देख रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि कोरकई वाला था, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि उस ऑप्शन में जैसे पोर्ट्स थे तो कोरकई के बारे में आपको जानना होगा, कोरकई से रिलेटेड क्या क्या हिस्ट्री में क्या रहा वो देखना होगा, और ऑप्शन में जितने भी पोर्ट्स था या बाकी के जो ऑप्शंस थे, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको जाकर उसका पूरा डीप एनालिसिस करें, उसके बारे में पढ़े और उसके नोट्स बना ले। एनसीईआरटीज़ तो ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आपकी लैंग्वेज बनाती है, और एनसीईआरटी से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है ना, फैक्ट्स तो एनसीईआरटी से जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी के तैयार होंगे आपके, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको करंट अफेयर्स पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक एक बार क्लियर आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है तो आपको उसमें वैल्यू एडिशन के लिए जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, वो तो देखने ही पड़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शो नहीं हो रहा है आपका अकाउंट है टेलीग्राम पर, तो आप डालिए ये कुछ कुछ, हाँ अब आप लोग बढ़ा देंगे ना आप किसी से पूछ लीजिएगा, हाँ यही वाला। इस आप चैनल पे डाल दीजिएगा। मैं मतलब इसको सेटिंग में जाके कर दूंगी, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगी, इस पे कर दूंगी सारा जिसमें आप अपने क्वेरीज, हाँ ये है। बाकी मैं आप सभी को अब आपकी अगली जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जर्नी से आपको कुछ हेल्प कर सकूं। अगर एक या दो पॉइंट्स भी आपकी इस जर्नी में पूरे काम आ सकते हैं तो मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और हेल्दी रहिए, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। चलिए।